हमारा मेन कैरेक्टर हान फेंग, जो कि एक ऐसी दुनिया में है जहाँ पूरी की पूरी दुनिया फ्रीज हो चुकी है, जहाँ पे वो अपना लाइफ अच्छे से गुजारता है कि एक लड़की उससे मिलती है, जहाँ पे वो हान फेंग का काट के उसे ही काट देती है। लेकिन हमारा हान फेंग फिर से कुछ साल पहले वापस रिग्रेस हो जाता है। तो आखिर क्या वो उस लड़की से बदला लेगा? जानने के लिए इस एपिसोड को पूरा देखिए। स्टोरी की शुरुआत में हम एक जगह को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से बर्फ से ढकी हुई होती है। इसी के साथ हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कि इस जगह की रिपोर्ट करते हुए कह रहा होता है अर्थ एक नई आइस एज में एंटर कर चुकी है। ग्लोबल टेम्परेचर बहुत ही तेजी से नीचे गिर रहा है और रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन प्लीज अपनी होप को गिव अप मत करो। गवर्नमेंट हमारे बारे में अभी तक नहीं भूले हैं और जब तक हम साथ खड़े हैं हम इस क्राइसिस पर ओवरकम कर सकते हैं। चलो एक साथ लड़ते हैं। वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से वो जो टीवी होती है वो खराब हो जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो टीवी होती है वो भी बर्फ से जम चुकी होती है। हम एक छोटे से घर को देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग रह रहे होते हैं, जहाँ पे हम एक लेडी को देखते हैं जो कि हान फेंग कह के चिल्ला रही होती है, जो कि घर से बाहर होती है। तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर हान फेंग को देखते हैं जो कि बाहर आता है और कह रहा होता है हे ना, आकर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जल्दी से अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा है। ये कहते हुए वो उसे बुलाता है कि तभी हान वहाँ पे आते हुए उसे गले लगा लेती है, जहाँ पे वो उसे चिपक रही होती है। जो कि देखते हुए हान उससे कह रहा होता है क्या तो तुम ये क्या कर रही हो? आखिर तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है? तुम क्या चाहती हो? तो ये सुनते हुए वो उससे कह रही होती है मुझे एहसास हो गया कि हान फेंग तुम मुझे काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। तुम वही हो जिसके साथ मुझे रहना चाहिए। किसी के असली रंग को देखने के लिए किसी क्राइसिस या फिर एक्सीडेंट की जरूरत होती है और अब मुझे पता चल गया कि कौन मेरी परवाह करता है और कौन नहीं करता है। तो इसलिए मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम मुझे कुछ भी बोल सकते हो, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए हान काफी ज्यादा हैरान होता है। वो काफी ज्यादा शर्माया और घबराया हुआ होता है। वो कहता है कि क्या ये सब क्या हो रहा है? वो कह रहा होता है हाय ना, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे वर्ड्स का मतलब ये कितना ज्यादा है, लेकिन अभी ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये सुनते हुए वो उससे कह रही होती है कोई दूसरा शब्द मत बोलो, अब मैं यहाँ से कहीं और नहीं जाना चाहती हूँ, बस अपनी आंखें बंद कर लो। तो ये सुनते हुए हान कहता है क्या आंखें बंद कर लूं? ये कहते हुए अपनी आंखें जैसे बंद करता है वैसे ही वहाँ पे एक पर्सन आता है जो कि अपने वेपन को लेते हुए उस पे बहुत ही जोरों से अटैक करते हुए उसे खत्म कर देता है। जिसे देखते हुए हान कह रही होती तुमने उसे मार डाला। तो उसकी बातें सुनते हुए वो आदमी कह रहा होता है निर्दोष बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें पता था कि उसे मरना ही होगा। वैसे भी बहुत समय पहले ही ये दुनिया नर्क के अंदर चली गई है और खाने के लिए कम से कम हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसका मरना यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो चलो देखते हैं कि आखिर आदमी अपने खाने के लिए क्या क्या जमा कर रहा था, और अगर हम अपने कार्ड सही से खेलते हैं तो हम तब तक जिंदा रह सकते हैं जब तक कि हमें कोई बचा ना ले। तो उसी तरफ हम हान को देखते हैं जो कि अपनी आंखें खोलते हुए कहता है मैं हिल नहीं सकता हूँ, मैं मर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे ये एक बुरा सपना है, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? इसी के साथ फोन दोनों को देखता है जो कि एक साथ ही होते हैं। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है ये सब उस कोल्ड हार्टेड वुमन की गलती थी, उसने ही मुझे फंसाया, और अगर यहाँ पे कोई दूसरा लाइफ होता तो मैं शायद अब तक लव से एक पपी बन चुका होता। तभी उसे एक अजीब सी रोशनी दिखती है। वो कह रहा होता है क्या आखिर ये क्या चीज है? ये कहते वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है जहाँ पे वो उस रोशनी की तरफ जा रहा होता है। वो कहता है ये रोशनी ये काफी ज्यादा गर्म है, क्या यही हेवन का पाथ है? लेकिन रुको, मेरा हाथ मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी जो स्पिरिट होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है। और इसी के साथ उसकी आंखें खुलती है जहाँ पे वो अपने बिस्तर पे होता है। इसी के साथ उसके सामने वाले विंडो से सूरज की रोशनी आ रही होती है। जो कि देखते वो कहता है कि क्या आखिर मैं कहाँ पे हूँ? ऐसा ही 30 मिनट बीत जाते हैं। हम देखते हैं वो अपने बालकनी में खड़ा होता है और सूरज को देखते हुए कहता है ये काफी ज्यादा वार्म है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके की फीलिंग को फिर से फील कर पाऊंगा। और अभी अभी मैंने डेट को चेक की है और ये 28 जून है और वो अपोकलिप्स 15 जुलाई को शुरू हुआ था, जहाँ पे मैं मर चुका था, लेकिन मैं आधे महीने पहले वापस आ चुका हूँ। तो इसका मतलब क्या मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ? ये कहते ही वो अपने हाथ को देखता है जो कि अजीब तरीके से चमक रही होती है। जहाँ पे ये देखते वो कह रहा होता है लेकिन इस बार मुझे कुछ अजीब लग रहा है। जब से मैं उठा हूँ ये रेड ग्लो ये मेरे हाथ के चारों ओर चमक रही है, मुझे पता नहीं कि आखिर ये क्या है, और इससे मुझे ना ही हर्ट होता है ना ही कुछ फील होता है। ये बस थोड़ा सा वार्म है और मुझे लगता है कि ये कुछ और कर सकता है, या फिर शायद मैं बस चीजों को इमेजिन कर रहा हूँ। तभी अचानक से उसे छींक आती है। तभी वो देखता है कि वो जो लाइट होती है वो ग्रीन में बदल जाती है। ये देखिए वो कहता है कि क्या ये ग्रीन में बदल चुका है? अभी वो ग्लो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए वो कहता है कि क्या ये बड़ा हो रहा है? ये कहते ही वो उस दरवाजे को बंद कर देता है और अंदर आ जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मेरे हाथ से लाइट बाहर निकल रही है, आखिर ये सब क्या है और आखिर साइंस इसे कैसे जस्टिफाई करेगी? अभी वो देखता है कि वो जो ग्लो होती है वो फिर से कम हो जाती है। जो कि देखिए वो कहता है कि क्या अब ये कम हो रहा है? ये ग्रीन लाइट ये बहुत ही अजीब है, ये श्रिंक होता है और ग्रो भी हो सकता है, ये उस रेड की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तभी वो नीचे बैठ जाता है और कहता है मुझे अचानक से बहुत ही ज्यादा थका हुआ महसूस लग रहा है, तो आखिर मुझे ऐसा क्यों महसूस लग रहा है? क्या ये सब इस ग्रीन लाइट की वजह से है? ये कहते ही वो अपने हाथ को जोर जोर से हिला रहा होता है। यहाँ पे वो कहता है कर है आखिरी है क्या चीज, मुझसे दूर हटो। लेकिन वो रोशनी से दूर नहीं होती। जो कि देखिए वो कहता है रुको एक मिनट, ये बिल्कुल उसी मानवा की स्टोरी जैसी लगती है जिसे मैंने पहले पढ़ा था, और प्रोटैगनिस्ट हमेशा रिबॉर्न होता है, वो भी एक चीट पावर के साथ। क्या ये ऐसा ही है? इसी के साथ वो एक चाकू को अपने हाथ में पकड़ लेता है, जहाँ पे उसे देखते हुए कह रहा होता है क्या मैं इससे बांकाई कर सकता हूँ या फिर कुछ और? ये कहते हुए वो उसे देख रहा होता है और कहता है खैर मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, यहाँ पे कुछ खाने के लिए है? ये कहते हुए फ्रिज को ओपन करता है, जहाँ पे जैसे वो फ्रिज को ओपन करता है वो अंदर की चीजों को देखते हुए कहता है फ्रिज में तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है और अगर मैंने कुछ भी नहीं खाया तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। अभी वो साइड
में एक डब्बे को देखता है जिसमें रोस्टेड सोयाबीन्स होते हैं, जो कि देखिए वो कहता है रोस्टेड सोयाबीन्स अपोकलिप्स के पहले बचा हुआ ये कुछ नाश्ता है, ये एग्जैक्टली फुल मील नहीं है, लेकिन अभी के लिए ये चलेगा, बेहतर होगा कि मैं बाद में सुपरमार्केट चला जाऊं। इसी के साथ वो उन्हें खाने लगता है और जैसे वो उसे मुंह पे डालता है वैसे ही अचानक से उसके मुंह के अंदर से एक बड़ा सा पौधा बाहर निकलता है जिसमें काफी सारी सोयाबीन्स होती है, जो कि देखिए वो कहते हैं क्या इतने सारे सोयाबीन्स और ये पेड़, ये सब क्या हो रहा है और अब मुझे थकान महसूस नहीं हो रही है। इसी के साथ वो देखता है कि वो जो ग्रीन लाइट होती है वो भी वहाँ से चले जाती है, यानी कि गायब हो जाती है, जो कि देखिए वो कहता है ग्रीन लाइट ये भी गायब हो चुकी है, क्या इस सोयाबीन को खाने से कुछ हुआ है। इस साथ वो सोयाबीन या फिर कहो मटर को तोड़ता है जिसमें से काफी सारे दाने निकलते हैं, जो कि देखिए वो कहता है ये तो बहुत सारे हैं, तो क्या यही मेरी पावर है। आखिर ये कितनी इनक्रेडिबल डिस्कवरी है, मुझे इसके बारे में और भी ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है, शायद मैं किसी पेड़ को ग्रो कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास खाने के लिए और कोई बड़ी मछली नहीं है, दुनिया खत्म होने से पहले मुझे जल्दी से सारा का सारा स्टॉक जमा करना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि कुछ समय बाद बाहर निकल जाता है जहाँ पे काफी सारी भीड़ होती है और चमकती धूप में वो आगे बढ़ते हुए मनमोहन कह रहा होता है, ठीक है चलो सबसे पहले इस बात को कंफर्म करते हैं, सबसे पहले मेरे हाथ के चारों ओर एक लाल चमक थी और फिर ये हरा हो गया और फिर ये ग्रीन लाइट बढ़ती और कम होती है जिससे कि मेरी धड़कन भी तेज हो जाती है और मैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ महसूस करता हूँ। फिर मैंने अपने चमकते हुए हाथ से उस सोयाबीन को छुआ और वो अचानक से एक पौधा बन गई। आखिर ये कैसी पावर है, ये कुछ अजीब नहीं है, मैंने सोचा था कि मुझे बांकाई या फिर रासिंगन जैसी कुछ पावर मिलेगी, तभी अचानक से उसे एक आवाज आती है, हान फेंग ये कितना ज्यादा कोइंसिडेंस है, क्या तुम भी यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हो। ये कहते वो मुस्कुराता है, जो कि देखते हुए हान बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कहते हैं क्या ली हायोना आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। इसी के साथ वो उसे देखते हुए मनीमन क्या रहा होता है, ली हायोना 3 सालों से मेरे ड्रीम्स की गॉडेस, मैंने उसे खुश रखने के लिए बहुत कुछ किया लेकिन कुछ भी काम नहीं आया, यहाँ तक कि मैंने तब भी ये किया जबकि मुझे पता था कि मैं एक फॉल बैक आदमी के अलावा और कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लास्ट में मुझे मार डालेगी। इसकी ऐसी की तैसी ये कहती वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, तभी अपने आप को शांत करते हुए कह रहा होता है, अरे रुको शांत हो जाओ, अभी बदला लेने का टाइम नहीं है, सबसे पहले मुझे सारे के सारे स्टॉक पिल्स और सप्लाईज को सिक्योर करना होगा। तभी वो उससे कह रही होती है, हान फेंग आखिर तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम मेरी बातें सुन रहे हो, मैं कुछ समय से तुम्हारा नाम पुकार रही हूँ लेकिन तुम मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहे हो। तो हान फेंग उससे कह रहा होता है, मुझे माफ करो, तुम आज बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो हायोन, इसलिए मैं थोड़ा सा खो गया था। तो ये सुनते हुए हायोना उससे कह रही होती है, अरे हान फेंग तुम ऐसी बातें कब सीख गए हो, खैर जब हम एक दूसरे से मिल चुके हैं तो क्या ख्याल है कि हम दोनों कुछ खरीद ले। हान फेंग वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, माफ करना लेकिन आज मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो उसे देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है। तो उसी तरफ हान फेंग वहाँ से जाते हुए मन कह रहा होता है, मैं दोबारा तुम्हारी इस गंदी चाल में नहीं फंसने वाला हूँ और इस बार तो बिल्कुल नहीं, मैं दोबारा पहले की तरह पागल नहीं बनने वाला हूँ। और इसी के साथ वो सुपरमार्केट में जाते हुए खाना वाना खरीद रहा होता है और ये ए सिटी का वेलमेयर है, जो कि ईस्ट रीजन का सबसे लार्जेस्ट और सबसे भरा हुआ सुपरमार्केट है। जिसे देखते हुए हान फेंग कह रहा होता है, बेशक जब इस दुनिया में आइस एज आएगा तो इस जगह को रातों रात साफ कर दिया जाएगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये किसने किया, इसलिए मुझे अभी से सारा का सारा सामान खरीद लेना चाहिए और अपोकलिप्स के आने से पहले मुझे जितना हो सके उतना खरीदना चाहिए। वैसे भी मेरे पास पैसे की बहुत ही ज्यादा कमी है। इसके साथ हम देखते हैं कि वो अपोकलिप्स सर्वाइवल गाइड को पढ़ने लगता है, जहाँ पे उसे क्या क्या चाहिए वो सब देखते हुए वो कह रहा होता है, फूड, विंटर क्लॉथ, मेडिसिन, डेली नेसेसिटीज, फ्यूल, मुझे काफी कुछ प्रिपेयर करना है, लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मेरे पर्सनल वॉलेट में ज्यादा कुछ पैसे नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पास बहुत ही ज्यादा कम पैसा होता है, जो कि देखते हुए तो चिल्लाते हुए कहता है, आखिर मैं आप क्या करूँ, इतने पैसों के साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी अचानक से उसे एक मैसेज आता है जहाँ पे बताया जाता है, कांग्रेचुलेशन तुम्हारी 2023 की इवैल्यूएशन अप्रूव हो चुकी है और अब तुम 1,68,800 युआन को लोन ले सकते हो। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या आखिर मैं इसके बारे में कैसे भूल गया। और इसी के साथ वो काफी सारे अलग अलग कंपनी के लोन ऐप को डाउनलोड कर लेता है और हंसते हुए कह रहा होता है, अगर मैं इतना सारा लोन ले भी लूंगा फिर भी अपोकलिप्स के बाद मुझे ये सब चुकाना नहीं पड़ेगा और ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है। इसी के साथ शाम हो जाती है। हम दूसरी तरफ हायोना को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रही होती है और वो मनीमन कह रही होती है, वो मेरे कई सारे सिम्प्स में से एक है लेकिन आखिर उसने मुझे रिफ्यूज करने की हिम्मत कैसे की, आखिर वैसा कैसे कर सकता है। मुझे सीरियसली काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, एक पैथेटिक लूजर जिसके पास कार तक नहीं है और वो मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक कार आती है जो कि हान फेंग की होती है, जहाँ पे वो बाहर निकलते हुए कह रहा होता है, हे हायोना क्या ये तुम हो। तो वो उससे कह रहे होते हैं, हान फेंग क्या ये कार तुम्हारी है। तो वो उससे कहते हैं, हाँ ये बस मेरी है। ये कहते ही वो उसके पास आता है और उससे कह रहा होता है, वैसे मेरे डैड अमेरिका में बिजनेस करते हैं और इसलिए उन्होंने मुझे कुछ कैश दिया है जिससे कि मैं ये लेके आया हूँ। खैर ये बस मेरी पॉकेट मनी का पैसा था और अभी मैं अपने फादर को एयरपोर्ट में छोड़ के आया हूँ। जो कि सुनते ही वो काफी ज्यादा हैरान होती है और अपना सिर झुकाते हुए कह रही होती है, तुम अपने डैड को हवाई अड्डे में छोड़ने के लिए जा रहे थे। खैर मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें बिना बताए मेरे लिए शॉपिंग करने के लिए कहा था, लेकिन तुम पहले बहुत ही ज्यादा कूल थे, मैंने सोचा था कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो उसकी बातें सुनते हुए वो कह रहा होता है, सिली गर्ल मैं कभी ऐसा क्यों करूंगा हायोनो, तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। जो कि देखते हुए वो मुस्कुरा रही होती है, जहाँ पे वो कहती है, तुम्हें पता है तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास हो हान फेंग। तो आज रात डेट में जाने के बारे में क्या ख्याल है, बताओ तुम क्या सोचते हो। ये कहती वो अपने सामने देखती है, तभी वो देखती है कि हान फेंग उसके सामने से गायब होता है। जहाँ पे हान फेंग अपने कार के पीछे जाते हुए सामान को ठीक कर रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, मुझे अब ये सारी की सारी चीजें ले जाना होगा, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो ये सुनते हुए वो थोड़ी सी गुस्सा होती है और
उससे कहती है अगर तुमने इतना सारा सामान क्यों खरीदा, जहाँ पे हान फिंग उससे कहता है कि कुछ खास नहीं है, मुझे बस कुछ ज्यादा चीजें पसंद है और ऐसे हाँ मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेके आया हूँ। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और इससे कहती है ठीक है फिर मैं अभी घर जा रही हूँ, मैं इस गिफ्ट का इंतजार करूंगी। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए मनीमन कह रही होती है बिल्कुल मैंने सबने जाल में फंसा लिया है। तो दूसरी तरफ हान मनीमन कह रहा होता है मैं उसे अपने लिटिल स्टॉक पिल का पता लगाने नहीं दे सकता हूँ, आखिरकार ये अपोकलिप्स से बचने का मेरा सर्वाइविंग टिकट है। वैसे तुम थोड़ा सा इंतजार करो, एक बार जब ये दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी तो तुम्हें वही मिलेगा जो कि तुम्हारे पास आ रहा है। तुम दोनों, खासकर वो आदमी जिसने मुझे मारने में तुम्हारी मदद की थी, मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। दरअसल मैं बस अपोकलिप्स का वेट कर रहा हूँ। इसी के साथ ऐसे ही टाइम बीत जाता है। ये वो दिन है जिस दिन हैवी स्नो होने वाला है और टेम्परेचर बिल्कुल नीचे गिरने वाला है। पूरी दुनिया में आइस एज फैलने वाली है, जहाँ अगले महीने पूरी दुनिया की टेम्परेचर लगभग -70 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाएगा और दुनिया बर्फ और बर्फ से घिर जाएगी, जिससे घर से बाहर जाना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसी के साथ हम हमारे मेन कैरेक्टर हान को देखते हैं जो कि अभी भी काफी सारे फूड को जमा कर रहा होता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है इसीलिए मुझे फूड सप्लाईज को इकट्ठा करने की जरूरत है और ये सब पैक और सील किया जाना चाहिए ताकि मेरे पड़ोसी लोग इस पर शक ना करे। वैसे पड़ोसी लोग काफी ज्यादा कमीने होते हैं और रात में जब आसपास कोई ना हो मैं सारी की सारी चीजों को अपने कमरे में लेके जाऊंगा और ऐसे ही रात भी हो जाती है। जहाँ पे वो सारे वर्कर्स के साथ उन सारी की सारी चीजों को अपने रूम पे लेके जाता है, जहाँ पे मनीमन कहता है अपोकलिप्स के बाद पावर ग्रिड ये भी एक्सट्रीमली अनस्टेबल हो जाएगा और इसी वजह से कुछ कमीने लोग जनरेटर के लिए आएंगे और साथ ही इसे चालू करने के लिए बहुत सारा फ्यूल की जरूरत होगी, इसलिए मैंने सारा का सारा फ्यूल भी इकट्ठा कर लिया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे फ्यूल के डब्बे होते हैं, जहाँ पे मनीमन कहता है अब जब अपोकलिप्स आएगा तब हीटिंग सिस्टम बंद हो जाएगा, इसलिए मुझे अपने घर को इंडिपेंडेंट हीटिंग के लिए मॉडिफाई करना होगा और जब मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे दरवाजों और खिड़कियों को भी और भी ज्यादा मजबूत करना होगा। ये कहते ही वो अपने रूम की मॉडिफिकेशन भी कर लेता है, जहाँ पे वो उन सबको इकट्ठा करते हुए मनीमन कहता है मुझे सामान रखने के लिए एक कमरे को भी सैक्रिफाइस करने की जरूरत है और मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, तो अब बस मैं टेम्परेचर गिरने का इंतजार कर रहा हूँ और मेन इवेंट का वक्त आ चुका है। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो अपने टेबल पे बैठा हुआ होता है, जहाँ पे वो कहता है इस आने वाले आइस एज अपोकलिप्स में जिंदा रहने के लिए मुझे अपने जरिए इकट्ठा किए गए सप्लाईज पर भरोसा करना होगा। इसी के साथ मेरी जो पावर है वो प्लैनेट्स को मैनिपुलेट कर सकती है और यही बस मेरी आखिरी उम्मीद है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने कुछ सोयाबीन्स होते हैं, जहाँ पे उन्हें खाते हुए कह रहा होता है मैंने इन सभी सोयाबीन्स को अपनी एबिलिटी का यूज करके उगाया है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रैंडम है, मुझे अभी भी इसका ट्रिगर पता नहीं चला है, मुझे ठीक से अपनी पावर को यूज भी नहीं करना आता। इसी के साथ वो खाते हुए मनीमन कह रहा होता है चलो इसे टेस्ट करके देखते हैं, मुझे लगता है कि ये कुछ अच्छी चीजें होंगी और ऐसे ही कुछ समय के अंदर ही वो सारा का सारा खाना खत्म कर लेता है। जहाँ पे उसे खाते हुए मनीमन कह रहा होता है मैंने सोचा था कि ये खाने लायक है, लेकिन ये काफी अच्छा था और कम से कम इससे ये साबित होता है कि मेरी ये एबिलिटी ये फूड प्रोड्यूस कर सकती है। तो नेक्स्ट स्टेप ये पता लगाना है कि आखिर इस चीज का यूज कैसे किया जाए। इसी के साथ वो अपने फ्रिज के सामने चले जाता है, जहाँ पे वो कहता है अब तक मैंने इसे सिर्फ सोयाबीन पर आजमाया है, लेकिन मुझे देखने दो क्या यह एबिलिटी दूसरे प्लांट्स में भी काम करती है। और इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि शाम हो जाती है, जहाँ पे उसकी आंखें खुलती है और उसके सामने एक फूल गोभी का पौधा होता है, जहाँ पे वो कहते हैं कि क्या मैं बेहोश हो चुका था, मेरा सर ये बहुत ही ज्यादा दुख रहा है, ऐसा लगता है कि ये बॉडी मेरे माइंड और मेरे बॉडी को बहुत ही ज्यादा थका देती है, फिर भी मैंने कम से कम इस एबिलिटी के बारे में कुछ तो सीखा। और इसी के साथ वो फिर से खाना खाने लगता है, जिसके बाद वो सारे के सारे फूड्स को लेते हुए फिर से वहाँ पे बैठ जाता है और कहता है इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं मुझे अलग अलग प्लांट्स के एक बंच पर मेरी पावर को यूज करना चाहिए। इसी के साथ वो ट्राई करता है, जिसमें से कुछ तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, लेकिन इनमें से कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि एकदम फुल प्लांट बन जाते हैं, एकदम सोयाबीन की तरह, और इसमें से कुछ एक्सप्लोड हो जाते हैं और इस एक्सप्लोजन के बाद ये चीज कुछ ऐसे चीज में बदल जाते हैं जो कि कोयले की तरह दिखता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हल्के होते हैं। इसी के साथ हम उसे देखते हैं जो कि ये सब देखते हुए काफी अजीब सा चेहरा बनाता है, जहाँ पे वो काफी सारे ब्लैक कोल को इकट्ठा कर लेता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है इन चीजों का यूज टेम्परेचर को गर्म रखने के लिए किया जा सकता है। इसी के साथ वो उन कोल को एक बाल्टी में लेते हुए जलाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है अब गर्म रहने के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो ऐसा ही कई सारी कोशिश करता है, इसमें से वो काफी बार फेल भी हो जाता है, जहाँ पे वो अपने हैंड को देखते हुए कह रहा होता है मुझे अपने आप पर फोकस करना होगा, अपने ब्रीदिंग पर कंट्रोल करना होगा। इसी के साथ वो फूल गोभी को पकड़ता है, जहाँ पे वो एक बड़े पौधे में बदल जाता है, जहाँ पे ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है इसकी सक्सेस रेट ये तो काफी ज्यादा रैंडम है। इसी के साथ साथ वो काफी ज्यादा थका हुआ भी होता है, जहाँ पे वो फिर से बेहोश हो जाता है। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो फिर से जाग जाता है और उस पौधे को लेते हुए कह रहा होता है मुझे इसका पैटर्न बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसका यूज कैसे करूँ, यह एबिलिटी आखिर कैसे काम करती है और इसके पीछे कोई ना कोई प्रिंसिपल तो होना चाहिए, लेकिन कम से कम मुझे इसे एक्टिवेट करने की कंडीशंस समझ में आ चुकी है। ये जो की है ये मेरे कॉन्शियसनेस पर रिएक्ट करती है, मुझे अपने आप को ये इमेजिन करना पड़ता है कि मैं नेचर के अंदर हूँ, मेरी बॉडी और मेरा दिमाग दोनों ही नेचर वर्ल्ड का एक पार्ट है, और जब मैं ये सोचता हूँ तो मैं अपने कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हो जाता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जहाँ पे इसके सामने काफी सारे मांस और मछली के टुकड़े होते हैं, जहाँ पे वो कह रहा होता है चलो इस बार इसे मीट पर ट्राई करते हैं। इसी के साथ वो एक मीट पर ट्राई करता है जिसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता, जहाँ पे वो कहते हैं कि क्या कोई भी रिएक्शन नहीं, मुझे ये मत बताओ कि ये सिर्फ प्लांट्स पर ही काम करता है। ये कहते ही वो उसे पकड़ते हुए अपना पूरा जोर लगा रहा होता है और कहता है कम ऑन यार अब हो भी जाओ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मीट जरा सा भी चेंज नहीं होती, जो कि देखते हुए वो कहता है अभी तक
कोई भी रिएक्शन नहीं है। लेकिन रुको, जब मैं फोकस करता हूँ तो मुझे दो अलग अलग कलर्स महसूस होते हैं और मैंने अभी तक उस रेड लाइट का अभी तक यूज नहीं किया है। ठीक है, चलो पता लगाते हैं कि आखिर ये रेड लाइट ये क्या कर सकता है। इसी के साथ वो अपने आप पर फोकस करता है और उस रेड लाइट को बाहर निकालता है, जहाँ पे वो इसका यूज उसी मीट पर करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो मीट होती है वो जल जाती है, जो कि देखते हुए वो एक अजीब सा चेहरा बनाता है और उसे फेंकते हुए कहता है क्या, ये तो काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है, ये कितना ज्यादा बकवास है। इसी के साथ वो फिर से उसके पास जाता है और कहता है लेकिन रेड लाइट ये मांस पर रिएक्ट कर रही है और इसी के साथ ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कुछ पक गया है। तो क्या ये रेड लाइट यही सब करती है, चीज को गर्म करना, या फिर ये उससे भी कहीं ज्यादा है। इसी के साथ वो उस मीट को देखते हुए क्या रहा होता है, ये बिल्कुल एक डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है। अभी उसे एक आइडिया आता है जहाँ पे वो कुछ सोयाबीन का बीज लेते हुए अपने दूसरे हाथ में ग्रीन लाइट को एक्टिवेट करता है और अपने एक और हाथ में रेड लाइट को एक्टिवेट करता है और उस हाथ में वही मीट का टुकड़ा होता है, जहाँ पे मनी मन कहता है अगर ग्रीन लाइट इवैल्यूएशन को रिप्रेजेंट करता है और रेड लाइट इसका ऑपोजिट डिसइंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो आखिर क्या होगा। इसी के साथ वो उन दोनों लाइट और सोयाबीन और मीट को कंबाइन कर देता है। इससे ये वो जो मीट होती है वो और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। ये देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कहते हैं क्या ये मीट ये तो और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है, लेकिन मेरे हाथ में जो सोयाबीन था आखिर वो कहाँ पे चले गया, क्या वो किसी तरीके से इस मीट के साथ मर्ज हो चुका है, ये क्या बकवास है। इसी के साथ वो उस मीट को चेक करने लगता है और कहता है ये तो इनक्रेडिबल है, ये तो बिल्कुल एक रियल मीट जैसा लगता है। इसी के साथ अभी ये और भी ज्यादा फ्रेश है, तो चलो एक और बार ट्राई क्यों ना करते हैं। और इसी कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो हर बार फेल हो जाता है, जहाँ पे वो कहते हैं क्या बकवास है, अब ये सब कुछ फेल कैसे हो गई है, ऐसा कैसे सकता है, ये सारी की सारी चीजें कोयला बन चुकी है। लेकिन छोड़ो, वैसे भी आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा था, मुझे काफी सारे अच्छे चीजें मिली है। अगर मैं अपने पावर को मास्टर कर लूं तो मैं इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड के पिनाकल पर एक सुपरमैन की तरह खड़ा रह पाऊंगा। ये सब याद करते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है, जहाँ पे वो कहता है एक सेकंड रुको, फूड यहाँ पे मेरी रक्षा नहीं करने वाला है, मैं यहाँ पे कम्प्लीटली डिफेंसलेस हूँ और टेम्परेचर कम होने से पहले मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, मुझे एक वेपन अपने पास रखना होगा ताकि मैं अपना सेल्फ डिफेंस कर पाऊँ। तभी वो बाहर देखता है जहाँ पे स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है, जो कि देखते हुए वो कहता है ये यहाँ पे है, ये तो सचमुच शुरू हो रहा है। इसी के साथ वो बाहर निकलता है, जहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए मन कह रहा होता है एक सप्ताह के अंदर ही टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाएगा और इससे पहले मुझे गन ढूंढनी होगी। लेकिन गन खरीदना ये गैर कानूनी है और मेरे पास सच में कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं है जहाँ से मैं गन ले पाऊँ। तभी वो वहाँ पे एक पर्सन को देखता है, जहाँ पे एक पर्सन उस आदमी से कह रहा होता है हे मैं कंस्ट्रक्शन में हूँ। तो ये सुनते हुए दूसरा पर्सन कह रहा होता है ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम ज़ीगांग लीडा ग्रुप को जानते हो, वो सच में मेरा बिग ब्रदर है। वैसे क्या तुम सिगरेट चाहते हो, ये भी मुझे मेरे बड़े भाई ने दी है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुम्हें भी खरीद लूंगा, लेकिन शर्माओ मत, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बस कुछ देना चाहता है। तो उसे देखते हुए हान क्या रहा होता है मुझे लगता है कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा था, अतरंगी फैशन स्टाइल, ऐसे लोगों को हम होमलेस जो कहते हैं और ऐसा लगता है कि ये ली जी ही है, हर कोई उसे ब्रदर ली कहता है और ये बिल्कुल मेरे पड़ोस में ही रहता है। इसी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट को संभालता है और ऐसा लगता है कि हर कोई उसे यहाँ पे जानता है। इसी के साथ हम उसकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, जहाँ पे एक दिन एक पर्सन उसे एक सिगरेट देता है और कहता है हे ब्रदर ली क्या तुम स्मोक करना चाहते हो। तो वो उससे कह रहा होता है मैं ठीक हूँ, मैं बस हुआ सही स्मोक करता हूँ, दूसरा ब्रांड मेरे लिए सही नहीं है। हम देखते हैं हान उसके बारे में बताते हुए कह रहा होता है उसके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है, लेकिन वो हमेशा बिजी रहता है, लेकिन हो सकता है कि इसके पास वो कनेक्शन है जो कि मुझे चाहिए। इसी के साथ वो लीजी से कह रहा होता है हे ब्रदर ली मैंने आपको बहुत दिनों से नहीं देखा है। तो लीजी उसे देखता है और कहता है क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हान उससे कह रहा होता है कि मैं हूँ जिया हान, हम कुछ समय पहले मिले थे ब्रदर ली, आप मुझे भूल चुके हो। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है अच्छा तो तुम जिया हान हो, हाल ही में मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हो गया हूँ और मेरी खराब याददाश्त की वजह से मुझे दोष मत दो, वैसे बताओ मैं तुम्हारे लिए आखिर क्या कर सकता हूँ। उसकी बातें सुनते हुए हान इधर उधर देखने लगता है और उसके पास आते हुए उसे कह रहा होता है खैर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे कोई चीज चाहिए। और इसी के साथ वो धीरे धीरे उसके कान में सब कुछ बता देता है, जो कि सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या, लेकिन आखिर तुम्हें इसकी जरूरत क्यों है। हान घबराते उससे कुछ कहने वाला होता है कि तभी ली उससे कहता है देखो दोस्त तुम्हारा बड़ा भाई इसे क्लियर करता है हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करते हैं, क्या तुमने सुना, वैसे भी गन्स ये बहुत ही ज्यादा सीरियस बिजनेस है और हाँ मेरे पास अच्छा खासा कनेक्शन भी है, लेकिन मैं किसी डेंजरस चीजों में फंसना नहीं चाहता हूँ। तो वो उसे कह रहा होता है नहीं ब्रदर ली ऐसा लगता है कि आपने इसे गलत समझ लिया है, ये सच में कुछ पर्सनल शिकायतें हैं, मैं इसे बस अपने डिफेंस के लिए चाहता हूँ। ये कहती वो झूठी मोटी कहानी बनाते हुए कह रहा होता है एक दिन जब मैं अपनी बाइक से जा रहा था मेरी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो कि हर जगह थूकता रहता था और उसने सीधे मेरे चेहरे पर थूक दिया था। फिर मैंने उसका सामना किया और उससे कहा कि आखिर उसने मेरे चेहरे पर क्यों थूका और इसी वजह से मैंने उसे बहुत ही ज्यादा पीटा और जैसे ही वो गया उसने कहा कि वो मुझसे दोबारा मिलेगा। फिर अगले दिन वो अपने गुंडों के साथ मेरा इंतजार कर रहा था और उन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा पीटा और अगर उन्होंने दोबारा मुझे देखा तो वो लोग फिर से मुझे मारेंगे और मैं इतना ज्यादा ह्यूमिलेट कभी नहीं हुआ, इसलिए मुझे अपने डिफेंस के लिए एक वेपन चाहिए। उसकी बातें सुनते हुए ली काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है क्या वो तुम पर थूक रहा था, ये कितना ज्यादा गंदा है, ये कितना ज्यादा बेकार बिहेवियर है, आखिर वो इतना कमीना क्यों है। तो उसे इस तरह रिएक्ट करते हुए देख हान कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये मुद्दा भूल चुका है। तभी ली इसके पास आता है और इसे कह रहा होता है मेरे दोस्त मैंने तुम्हें कवर कर लिया है, मैं अपने बड़े भाई को कॉल करूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये सुनते हुए हान उससे कहता है थैंक यू ब्रदर ली आपने मेरी मदद कर दी है। ली कह रहा होता है
तुम्हें यहाँ पे बस के आने का इंतजार करना होगा, क्योंकि मेरी पहना मेरा वो खराब है, इसलिए हम दोनों को बस में जाना होगा, नहीं तो मैं खुद ही तुम्हें ले जाता। तो उसकी बातें सुनते हुए हान उससे कह रहा होता है इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरी कार है। इसी के साथ वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे ली उससे कह रहा होता है ये कार है बच्चे, तो बहुत ही अच्छा लाइफ जी रहे हो, तो बताओ आखिर इस चीज की कीमत कितनी है। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है ये लगभग 17 लाख है। तो ली कह रहा होता है ये बुरा नहीं है, सच में ये बहुत ही अच्छा सौदा है। खैर अगले टर्न पर लेफ्ट मुड़ जाना। इसी के साथ वो अपनी एक सेल्फी क्लिक करता है और न्यू ऐसी हुई कैप्शन लिख के पोस्ट कर देता है। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक बार के सामने आते हैं, यहाँ पे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। ये मौसम ये अचानक से बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो चुका है। तो और एक पर्सन कह रहा होता है हाँ गर्मियाँ रातों रात सर्दियों में बदल गई है, यानी कि आखिर क्या हो रहा है। तभी वो लोग ली को उस गाड़ी से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो कि देखते हुए वो लोग कहते हैं अरे देखो ये तो ब्रदर ली है। तो और एक पर्सन कह रहा होता है ब्रदर ली आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो ली कह रहा होता है मुझे बॉस लीव से मिलना है और मुझे कुछ चीजें संभालनी है। तभी और एक पर्सन उससे कह रहा होता है वैसे क्या ये न्यू टाइगर एसयूवी नहीं है, क्या तुमने इस चीज को भी खरीद लिया है, आखिर इसका खर्च कितना पड़ा। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है तुम्हें पता है ये ज्यादा नहीं है, ये बस 700,000 है और कुछ नहीं। तो उसे ऐसा कहते हुए देख हान कह रहा होता है एक्चुअल ओनर के सामने ये कहना कि ये कार सच में उसकी है, ये सच में एक बोल्ड मूव है। इसी के साथ वो दोनों बॉस लियो के पास जाते हैं, जहाँ पे बॉस लियो कह रहे होते हैं बिग माउथ ली आखिर तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे। तो उसकी बातें सुनते हुए ली कह रहा होता है बॉस लियो क्या आपने स्मोक किया है। तो बॉस लियो कह रहे होते हैं तुम्हें जो भी कहना है जल्दी से कह दो, वैसे भी मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। तो ली कह रहा होता है ये मेरा छोटा भाई है और ये आपसे कुछ खरीदना चाहता है, ये गन लेना चाहता है। बॉस लियो कहते हैं कि क्या एक गन। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए हान बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है, जहाँ पे बॉस लियो भी उसे बहुत ही बुरी तरीके से देख रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं बस इतना ही, मुझे बस एक गन चाहिए, मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए कुछ दिलचस्प लेकर आए हो। इसी के साथ वो क्वियांग जी से कहता है क्वियांग जी एक गन लेके आओ। इसी के साथ वो एक गन लेके आते हैं, जहाँ पे इसकी कीमत 6,000 है। जहाँ पे ये देखते हुए हान कहता है दरअसल बॉस लियो मैं कुछ सोच रहा था, वैसे गन है ना जिसमें स्कोप भी लगती है, शायद मुझे वो चाहिए। उसकी बातें सुनते लियो कहता है बच्चे मुझे ये मत बताओ कि तुम एक अजीब स्नाइपर के बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये गन शॉपिंग मॉल है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, हमारे पास बस यही है तो बस इसे ही रखो, ज्यादा चिल्लाओ मत नहीं तो ये भी तुम्हारे अंदर डाल देंगे। तो ये सुनते हुए ली कह रहा तो बॉस लियो ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसके पास एक वजह है, मेरी बात सुनो, ये सब 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था, उसकी वाइफ और वो ऐसे ही वो एक अजीब सी कहानी सुनाता है, जो कि सुनते हुए लियो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है ये बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो 3 कमीने बच्चे फिर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए हान मनीमन कह रहा होता है ब्रदर ली ने अभी भी जो स्टोरी बनाई है ये काफी ज्यादा अजीब लगती है। तभी बॉस लियो कह रहे होते हैं मेरे पास एक स्नाइपर राइफल है और मैं ऐसे तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए कुछ समय लगेगा। उसकी बातें सुनते हुए हान कहता है तो थैंक यू बिग ब्रदर लियो। अभी लियो क्वियांग जी से कह रहे होते हैं क्वियांग जी जाओ इसे अरेंज करो। तो उसी तरफ ली हान से कह रहा होता है देखो मैंने तुमसे कहा था ये सब कुछ मिनटों में हो सकता है, ये काफी अच्छा है ना। तभी बॉस लियो उसे वो दूसरी गन देते हैं और उससे कह रहे होते हैं इसे ले लो ये गिफ्ट है। तो उसे देखते हुए हान काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है ब्रदर लियो मेरा एक दोस्त वो गवर्नमेंट में काम करता है और उसने मुझे कहा है कि एबनॉर्मल वेदर की वजह से वो जल्दी सप्लाईज को लिमिटेड करने वाले हैं और इसे बंद करने वाले हैं, तो इसीलिए सप्लाईज को पहले से स्टॉक करना ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए लियो कहता है अच्छा तो ऐसी बात है तो हम पहले सप्लाईज लेने के लिए जाएंगे। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हान और ली आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे ली से कह रहा होता है देखो मैंने तुम्हारे लिए सारी चीजें अच्छे से संभाला है और ये काफी ज्यादा अच्छा गया और ऐसा लगता है कि मेरा भाई आज अच्छे मूड में है, मैं उससे कैनन भी मांग सकता हूँ और वो शायद मुझे दे भी देगा। तो ये सुनते हुए हान उससे कह रहा होता है थैंक यू ब्रदर ली, बाहर जाते समय मैं तुम्हें एक सिगरेट पिलाऊंगा। तो वो कह रहा होता है सिगरेट पागल मत बनो दोस्त, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे लोगों की मदद करना पसंद है, लेकिन अगर तुम जोर देते हो तो मुझे हुआ जी देना क्योंकि मुझे दूसरे ब्रांड पसंद नहीं है। और हाँ पागल मत बनना, 7 और 8 कैटोन्स ये काफी है और एक बार जब मुझे प्रोजेक्ट का पैसा मिल जाएगा तब मैं तुम्हें साउना लेके जाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान मनीमन कुछ और सोच रहा होता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है सप्लाईज चेक हो गया है, वेपन चेक हो गया है और मैं अपोकलिप्स के शुरुआती दिनों में एकदम सेट हो चुका हूँ, एटलीस्ट मैं अपने एबिलिटी पर स्टडी कर सकता हूँ और अगर मैं अपनी फूड प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व कर दूं तो मैं आराम से सरवाइव कर पाऊंगा। ये कहती वो आगे बढ़ रहा होता है कि तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो बहुत ही तेजी के साथ नीचे धड़ाम से गिरता है। इसे देखते हुए ली कहता है हान क्या तुम ठीक हो। हान दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और कहता है मेरा पैर ऐसा लगता है कि ये टूट चुका है, तो प्लीज मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। तो उसकी बातें सुनते हुए ली कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले तो जाऊंगा लेकिन एक्चुअली मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं लाइसेंस के बिना गाड़ी नहीं चला सकता हूँ। ये कहते हुए वो कुछ सोच रहा होता है, तभी वो लिहान को उठाते हुए आगे बढ़ता है और कहता है बस मेरे ऊपर झुक जाओ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें ऐसे ही ले जाऊंगा। तो हान कह रहा होता है हम एक टैक्सी ढूंढनी होगी, पेमेंट मैं कर दूंगा, तुम बस मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। इसी के साथ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ऑफिस में एक लेडी को देखते हैं, जहाँ पे डॉक्टर वहाँ से जाते हुए
हुए कह रही होती है बाद में मिलते हैं जियोन, हाँ नाइट शिफ्ट में ध्यान रखना। तो ये सुनते वो कह रही होती ठीक है आप भी अपना ध्यान रखना। इसी के साथ वो बाहर की बर्फबारी को देखते हुए मनीमन कह रही होती है बर्फबारी होती जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस मौसम में ऐसा क्यों हो रहा है। तो अचानक से उसे कॉल आता है जहाँ पे बताया जाता है हेड नर्स जल्दी से हॉल में आइए, यहाँ पे स्टाफ की कमी है। तो ये सुनते वो कह रहे होते ठीक है मैं जल्दी आ रही हूँ। इसी के साथ हम हान को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर के सामने बैठा हुआ होता है जहाँ पे वो मनीमन कहता है क्या मैंने सचमुच अपने पैर को तोड़ दिया है। हर टाइम अपोकलिप्स के होने से ठीक पहले ही कुछ न कुछ होता ही रहता है। तभी डॉक्टर से कह रहे होते हैं तुम्हारे दाहिने पैर पर एक फ्रैक्चर आ चुका है, मैं ऐसे सेट कर दूंगा और ऑब्जर्वेशन के लिए तुम्हें 1 घंटे तक यहीं पर ही रुकना होगा और इसके बाद तुम अपनी दवाइयाँ ले सकते हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे एक जगह बैठा दिया जाता है जहाँ पे लियो से कहता है दोस्त मुझे यहाँ से जाना होगा, मेरे पास संभालने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। तो ये सुनते वो कह रहा था ठीक है अपना ध्यान रखना ब्रो। इसी के साथ वो एक चैन की सांस छोड़ता है जहाँ पे अपने सामने कई सारे पेशेंट को देखता है और वहाँ पे बस भागदौड़ हो रही होती है। जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है इस हॉस्पिटल में पेशेंट बहुत ही ज्यादा है और अचानक आए बर्फीले तूफान की वजह से और गिरते हुए टेम्परेचर की वजह से पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। हॉलवेज पर काफी सारे इमरजेंसी बेड लाइन्स लगे हुए हैं जो बाहर की बदतर होती हुई सिचुएशन को दिखाती है। खैर मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मुझे दवा कब तक मिलेगा। अभी वो देखता है कि वहाँ पे एक नर्स जियोन आती है जिसे देखते हुए वो दूसरी नर्स कह रही होती है हेड नर्स जियोन हमने बेड 5 के घाव को साफ कर दिए है, क्या आप इसे देखना चाहेंगे। तो ये सुनते वो कह रही होती है ठीक है मैं इसे देखना चाहूंगी। इसी के साथ वो इसे देखती है जहाँ पे वो कह रही होती है वाइटल्स ये स्टेबल है, खैर इसे ग्लूकोज की दूसरी डोज दे दो और अगर उसकी हार्ट रेट 80 से ड्रॉप हो जाती है तो इसे एक एपिनेफ्राइन देना। इसी के साथ हम हान को देखते हैं जो कि उसे देखते हुए सिंप करने लगता है जहाँ पे वो कहता है ये तो अमेजिंग है। तो वो इतनी कम उम्र में एक हेड नर्स है, इसी के साथ वो काफी ज्यादा स्किल्ड है और वो हर पेशेंट के साथ अच्छे से बिहेव कर रही है, वो सच में काफी ज्यादा प्रीटी है। इसी के साथ उसकी नजर कहीं और जाती है जहाँ पे वो कहता है प्रीटी ये थोड़ा सा क्लूलेस है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी उस नर्स को बुलाता है जहाँ पे वो कहता है हे माफ करना हेड नर्स आप यहाँ पे आ सकती है। तो ये सुनते हुए वो उसके पास आती है और उसे कह रही होती है माफ करना अभी हमारे पास स्टाफ की थोड़ी सी कमी है और मैं आपकी मदद करने के लिए थोड़ी देर बाद वापस आ सकती हूँ। तो ये सुनते हुए वो आदमी से कह रहा होता है मेरे पीठ में अचानक से दर्द होने लगा है और हाल ही में ये और भी ज्यादा बदतर होते जा रहा है, तो क्या तुम इसे एक बार चेक करोगे और मुझे बता पाओगे कि इसका वजह क्या है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो चुपके से अपने फोन से जियोन का पिक ले लेता है। तो उसी तरफ जियोन उससे कह रही होती है मुझे माफ करना लेकिन हमें श्योर होने के लिए इसका एक्सरे करवाना होगा। तो आदमी से कह रहा होता है चलो तुम बस एक नजर डालो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर वो कहाँ पे है। इसी के साथ वो जियोन को पकड़ लेता है और उसे वो दर्द वाली जगह दिखा रहा होता है जहाँ पे ये देखते हुए जियोन हंसने लगती है और कहती है अरे माफ करो सच में बहुत ही ज्यादा गुदगुदी हो रही है, प्लीज आज के लिए रेजिडेंट डॉक्टर के लिए वेट करो। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो थोड़ा सा परवट होता है जहाँ पे वो हद से आगे बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि हान अपने स्टिक को लेते हुए उसके ऊपर फेंक देता है और उसे दूर हटा देता है। उसी तरफ जियोन कह रही है क्या तुम ठीक हो। तभी वहाँ पे हान आता है और कहता है माफ करना मैं इसका यूज पहली बार कर रहा हूँ इसलिए ये गिर गया है। ये कहते हैं वो उस बूढ़े आदमी का फोन उठाता है और कहता है तुम्हारा फोन क्या ये टूटा तो नहीं। तो आदमी से कहता है मेरे फोन को मत छुओ ये तुम क्या कर रहे हो, कमी ने कही कि जल्दी से उसे मुझे दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान जैसे ही नीचे झुकता है वैसे ही उसकी जो पैर की पट्टी होती है वो टूट जाती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए उस फोन को देखता है और कहता है जैसे की उम्मीद थी। इसी के साथ वो कहता है बूढ़े आदमी तुम कुछ घबराए हुए हो, इस तरह ये सब फोटो खींचना क्या ये तुम्हारे लिए सही है। तो मुझे एक अच्छा वजह बताओ कि सिक्योरिटी को यहाँ पे क्यों नहीं बुलाना चाहिए, उन्हें तो तुम्हें जेल में ले जाना चाहिए। तुम कमीने लोग तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, वैसे बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। इसी के साथ वो उसका फोन उसे दिखाता है और उससे कहता है बेशक मैं तुम्हारा फोन तुम्हें नहीं देने वाला हूँ और अगली बार जब तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी ये काली करतूतें ये इंटरनेट पे चली जाएगी। जो कि सुनते वो बूढ़ा आदमी घबराने लगता है और वहाँ से भागते हुए निकल जाता है। तो उसी तरफ भोली से जियोन वो उससे कह रही होती है हे रुको तुम्हारी पीठ में तो दर्द था आगे तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, प्लीज अपना चेकअप तो करा लो। तो उसे देखते हुए हान एक अजीब सा चेहरा बनाता है जहाँ पे मनीमन कह रहा था क्या ये लेडी सचमुच पागल है, आखिर इस दुनिया में इतने भोले लोग कैसे आ गए। इसी के साथ वो उसे वो पिक्चर दिखाता है और कहता है मेरी बात सुनो तुम्हारी फोटो क्लिक कर रहा था। तो वो उसे कहते क्या तुम सीरियस हो, आखिर मैंने ऐसे नोटिस कैसे नहीं किया। तो हान वो फोन उसे देते हुए कह रहा होता है ये तुम्हारा डिसीजन है, अगर तुम चाहो तो इसे मिटा सकते हो या फिर तुम इसे पुलिस को दे सकते हो, खैर तुम्हें सावधान रहना चाहिए ताकि कोई परवर्ट इंसान तुम्हारा फायदा ना उठा सके। तो वो उस फोन को लेते हुए कह रही होती थी थैंक यू। मैं ये पूछ रही थी कि क्या तुम्हारे पैरों पे चोट लगी है, मैं उसे ठीक कर देती हूँ और इसी के साथ वो उसकी मरहम पट्टी कर देती है जहाँ पे उसे कह रही होती है क्या अब सब दर्द गायब हो चुका है। तो हान उसे कहते थैंक यू अब मुझे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। तो जियोन उसके पैर को पकड़ते हुए कह रही होती है नहीं तुम क्यों थैंक यू कह रहे हो बल्कि मुझे थैंक यू कहना चाहिए। तो हान उसे कहता ठीक है अपने आसपास के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयर रहो। इसी के साथ वो अपने पैरों को देखता है जो कि जियोन से टच हो रहा होता है, ये देखते हुए वो पागल हो रहा होता है। अभी वहाँ पे एक डॉक्टर आता है जो कि हेड नर्स से कह रहा होता है हेड नर्स हमें तुम्हारी जरूरत है तो प्लीज हमारे साथ चलो। तो जियोन वहाँ से जाते हुए कह रही होती है एक सप्ताह बाद अपनी एंकल की जांच करवाना मत भूलना। तो वो से कहता है क्या एक सप्ताह। इसी के साथ वो वहाँ से निकल जाता है और मनीमन कहता है लगता है मैं उसे दोबारा नहीं देख पाऊंगा। इसी के साथ हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे बर्फबारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि हान एक न्यूज चैनल देख रहा होता है जहाँ पे एक रिपोर्टर कह रही होती है अगले 24 घंटों के अंदर देश के एरियाज में बहुत ही ज्यादा बर्फबारी होगी और तापमान में काफी ज्यादा गिरावट होगा, इसलिए सावधान रहे सतर्क रहे। इसी के साथ हमारे ओवरसीज रिपोर्ट से ये पता चला है कि दुनिया भर में तापमान नीचे गिर रहा है और हमारे एक्सपर्ट और इसी के साथ 46 अदर कंट्री के स्पेशलिस्ट इस बात पर बात करने के लिए यूएस जा रहे हैं और एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये कड़ाके की ठंड
ठंड ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, लेकिन प्लीज अपनी सावधानियां बनाए रखे और लोकल गवर्नमेंट के जरिए बनाए गए अरेंजमेंट को फॉलो करते रहिए। इसी के साथ हम हान को देखते हैं जो कि मजे से खाते पीते वो न्यूज देख रहा होता है, जहाँ पे ये सब देखते हुए वो काफी ज्यादा परेशान होता है। वो कहता है ये टिपिकल न्यूज, ये सच में काफी ज्यादा बेकार है। गवर्नमेंट फिर से झूठ बोल रही है और हमें डरने से बचने के लिए ये सब कह रही है। ये सब कितना ज्यादा बकवास है। अगर मैं पहले से एक बार मरकर जिंदा ना होता तो शायद सच में उनकी बातों पर विश्वास कर लेता। अरे हाँ, मैंने तो पिछली लाइफ में उनकी बातों पर यकीन भी कर लिया था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इस बार मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। प्लेस फुल्ली स्टॉक हो चुके हैं, हमारे हाउस को रेनफोर्स कर दिया गया है और हीटिंग सिस्टम भी काफी ज्यादा अच्छी है और ये सब कुछ काफी ज्यादा बढ़िया है। सब कुछ बिल्कुल तैयार है और अभी हमें जिंदा रहने के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहते ही वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, तभी अचानक से उसका फोन बजता है। यहाँ पे हम हैप्पी हाउस कॉम्प्लेक्स रेजिडेंस ग्रुप को देखते हैं, जिसमें 68 मेंबर्स होते हैं और वहाँ पे काफी सारे लोग चैट में बात कर रहे होते हैं, जो कि देखते वो कहते हैं वाह, कॉम्प्लेक्स में तो हर कोई आपस में बात कर रहा है, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। इस साथ हम एक लेडी लियो यान को देखते हैं, जो कि कह रही होती है ऐसा लगता है कि सर्दी धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ रही है, अभी -15 डिग्री तक चली गई है, लगता है ये और भी ज्यादा नीचे गिरने वाली है। तभी एक मिस्टीरियस पर्सन आते हुए कह रहा होता है अटेंशन नए वर्ल्ड के लोग, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। ये स्नो स्ट्रोम कोई नॉर्मल वेदर पैटर्न का वजह नहीं है, बल्कि पृथ्वी के अंदर किसी चीज की वजह से हुआ है। और मेरे इन वर्ड्स को याद रखना, ये कोई नॉर्मल स्नो स्ट्रोम नहीं है। द आइस एज अपोकलिप्स शुरू होने वाली है। तो उसे इस तरह बातें करते हुए देखा काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कहते हैं क्या आइस एज और अपोकलिप्स, आखिर ये पर्सन है कौन और आखिर ये अपोकलिप्स के बारे में कैसे जानता है। ऐसा लगता है कि मुझे इस मिस्टीरियस पर्सन के खिलाफ सावधान रहना चाहिए। इसी के साथ हम हैप्पी रेजिडेंस ग्रुप में देखते हैं, जहाँ पे काफी सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये सारी बातें में इस तरह से दिखाया जाता है जैसे कि मानो ये कोई गेम है। खैर, जबकि ये ग्रुप की बातें चल रही है तो ऐसे दिखाया जाना ये काफी ज्यादा यूनिक है। हम देखते हैं इनमें से एक पर्सन कह रहा होता है प्रॉपर्टी एजेंट वो कहाँ पे है, यहाँ से बाहर निकलो और हमें एक्सप्लेनेशन दो। अभी और एक पर्सन कह रही होती है हम सभी ओनर से माफी चाहते हैं, लेकिन स्नो स्टॉर्म काफी ज्यादा हो रही है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साथ उनके बीच एक पर्सन को देखते हैं जो कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट होता है। अभी वहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं तो फिर आखिर तुम लोगों को पे करने का क्या मतलब है, तुम तो बस इस छोटे से मैटर को भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो और एक पर्सन कह रहा होता है हमें अपने पैसे वापस चाहिए, जल्दी से हमें अपने पैसे दे दो। इसी के साथ हम उनके बीच फंसे हुए हान फेंग को देखते हैं, जो कि ये सब देखते हुए मनमन कह रहा होता है ये सब कैसे मीनिंगलेस फाइट कर रहे हैं, ये क्या बकवास है, आखिर मेन ब्रेनलेस लोगों के बीच कैसे फंस गया। ये स्नो स्टॉर्म ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि इंसान निपट सके। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है जो कि सभी लोगों से कह रहा होता है प्लीज सभी लोग रुक जाओ। और इसी के साथ हमें पता चलता है ये जियांग जियो यू है, जहाँ पे वो कह रहा होता है स्नो स्टॉर्म काफी ज्यादा हैवी है और अगर हम इसे हटा भी दे तो भी कुछ घंटे के अंदर ये फिर से ढक जाएगा। लड़ने की वजह अगर हम सभी साफ करने में मदद करें तो हम इसे आसानी से ठीक कर लेंगे। इसी के साथ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट गाइस भी इंसान है, वो भी इस नेचुरल डिजास्टर के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं और तुम लोग बस उन पर अपना गुस्सा निकाल रहे हो। अभी वो लोग कह रहे होते हैं अबे तू है कौन और आखिर तुम्हें एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा है। तो और एक पर्सन कह रहा होता है क्या तू यहाँ का कोई बॉस है, यहाँ से निकल जा नहीं तो तेरी भी हालत खराब हो जाएगी। तो जियांग कह रहा होता है प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तो बस जो ठीक है वही बोल रहा था, अगर तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो और वैसे भी आपस में लड़ना ये बिल्कुल मीनिंगलेस है और इससे ये मामला सुलझाया नहीं जा सकता है और हमें वो रिजल्ट भी नहीं मिलेगा जो कि हम चाहते थे। वो लोग कह रहे होते तो फिर हम क्या करें, तुम ही से बता दो। और एक पर्सन कह रहा होता है हाँ अगर इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व नहीं किया गया तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो जियांग कह रहा होता है बेसिकली सुपरमार्केट तक कार चलाना ये इम्पॉसिबल है, भले ही हम अपने पड़ोस में सड़कें साफ कर दे, लेकिन कौन गारंटी दे सकता है कि बाहर की सड़कें ही साफ हो। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि हम पैदल चले और अगर तुम लोग इसे एक्सेप्ट करते हो तो मैं सबसे पहले नीचे जाऊंगा और आगे बढ़ूंगा और फुटपाथ को साफ करने में तुम लोगों की मदद करूंगा। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए हान काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जहाँ पे मनमन कहता है इसे बात करते हुए देख ऐसा लगता है कि मुझे ये ओनर जियांग याद है और मेरी प्रीवियस लाइफ में वो बहुत ही जिंदा दिल इंसान था। अब इस ग्रुप में और एक पर्सन की एंट्री होती है, ये तो बिल्कुल इंस्टाग्राम का रैंडम जीसी जैसा है, जहाँ हम देखते हैं कि वो पर्सन कह रहा होता है ये मामला क्या इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उन्हें सड़कें साफ करनी चाहिए और जिन्हें नहीं जाना है उन्हें बस चुप रहना चाहिए। सिर्फ बर्फ हटाने के लिए आधे दिन तक लड़ना ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। ये कहती वो वहाँ से चले जाता है, तभी और एक पर्सन अपीयर होता है और वो कह रहा होता है खैर मैं मदद के लिए आगे जाऊंगा, सड़कें हमें जल्दी से जल्दी साफ करने की जरूरत है, नहीं तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। दूसरी तरफ हान मनमन कह रहा होता है इसके बोलने का तरीका आखिर ये कुछ जाना पहचाना क्यों लगता है। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है जो कि कह रही होती है मैं भी आगे जाऊंगी, मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है लेकिन फिर भी मैं ऐसा करूंगी। तभी वहाँ पे और एक लेडी आती है और कह रही होती है हालांकि पिछले 2 दिनों से मुझे फ्लू है, लेकिन ब्रदर जियांग ने एक एग्जाम्पल बना दिया है तो इसलिए मैं भी मदद करने के लिए नीचे जाऊंगी। ये सब देखते हुए हान मनमन कह रहा होता है तो क्या ये भी जाने वाली है। और वैसे गाइस ये हायोना है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके आसपास लोगों की भीड़ लग जाती है, मतलब कि सभी लोग से बात कर रहे होते हैं। तो ये सब देखते हुए हान कह रहा होता है जहाँ तक एक्टिंग की बात है तो हायोना इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अभी उसे ली हायोना का एक मैसेज आता है जहाँ पे वो उससे कह रही होती है हान फिंग आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम इन दिनों बिजी हो, तुमने कहा था कि तुम मुझसे कांटेक्ट करोगे, मैं अभी तक तुम्हारी वेट कर रही हूँ। इसी के साथ वो एक पिक भेजती है जो कि देखते हान कह रहा होता है अरे ऐसे मौसम में तुम मुझे लुभाने के लिए अभी से बहुत ही कम कपड़े पहनने लगे हो, ऐसा लगता है कि तुम सच में मेरे ऊपर अपना बहुत ही ज्यादा एफर्ट डाल रही हो। खैर मुझे सोचने दो कि मुझे उसे कैसे रिप्लाई करना चाहिए। इसी के साथ वो उसे रिप्लाई कर देता है जो कि देखते हुए हायोना बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उस फोन को अपने पैर से मारते हुए कह रही होती है कभी ने हान फेंग कहीं के तुम बस वेट करो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हान टिकटॉक देखने लगता है, यहाँ पे वो अजीब अजीब वीडियो देख रहा होता है और कह रहा होता है बर्फबारी शुरू है, आज तीसरा दिन है और टेम्परेचर -20 डिग्री से भी कम हो चुका है, लेकिन इस अपोकलिप्स
के अर्ली स्टेज में हमारी हीटिंग सिस्टम अभी भी चल रही है और हर कोई इंटरनेट का यूज कर पा रहा है और मैं बस टाइम पास करने के लिए इन वीडियो को स्क्रॉल कर रहा हूँ। सच में ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग है और अभी ये सिर्फ दूसरा दिन है और मैं इतना ज्यादा बोर हो चुका हूँ कि मैं क्या ही कहूँ। ऐसा लगता है कि अपोकलिप्स में सबसे बड़ी दिक्कत लोनलीनेस है। ये कहते ही वो अपने टांगों को देखता है जहाँ पे वो कहता है मेरा लेग ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है, जहाँ पे मेरी एक बोन ये पूरी तरीके से टूट चुकी है और इसे ठीक होने में कम से कम कुछ महीने जरूर लगेंगे। खैर चलो वीडियोस देखना जारी रखते हैं, जहाँ पे वो एक वीडियो देखता है जहाँ पे एक डॉक्टर कह रहा होता है इस दुनिया में सच में ऐसे लोग हैं जिनके पास सेल्फ रिकवरी की पावर होती है। 15 फ्लोर से कूदने के बाद ये शख्स बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने ये ढूंढा कि उसके डैमेज इंटरनल ऑर्गन और बोन्स फिर से रीजनरेट होना शुरू हो चुके हैं। खैर क्या ये असली है या फिर नकली है, जानने के लिए प्रिंस एक्सप्लेनर को फॉलो करिए और इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। तो उसे देखते हुए हान बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये बिल्कुल सही है, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, शायद मैं भी अपने आप को हील कर सकता हूँ। और इसी के साथ वो अपनी ग्रीन लाइट को बाहर निकलता है और अपने पैर को पकड़ते हुए हील करने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे ही काफी टाइम बीत जाते हैं लेकिन उसका पैर जरा सा भी ठीक नहीं होता, जहाँ पे वो लेटते हुए कह रहा होता है ऐसा लगता है कि जैसे मैं इसके बारे में बहुत ही ज्यादा सोच रहा था। मैंने सोचा था कि ये ग्रीन लाइट मेरी चोट को ठीक करने में तेजी से मदद करेगी, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी नींद आ जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी आंखें अजीब सी जगह में खुलती है, जहाँ पे वो एक गोट के ऊपर बैठा हुआ होता है। भेड़ों के लिए टहलने का समय हो गया है। यहाँ हम देखते हैं हानफिंग भेड़ों के साथ टहल रहा है और बहुत तेज से भेड़ों को भगा रहा है। यहाँ हम देखते हैं हानफिंग को भेड़ ने हवा में उछाल दिया है। हानफिंग उड़ते हुए हवा के साथ नीचे गिरा और उसके पाँव में चोट आ गया। यहाँ हानफिंग के पास भेड़ चलते हुए आया और हानफिंग का पाँव चाटने लगा जीभ से। हानफिंग ने भेड़ को हटाने लगा हाथ से और भेड़ ने हानफिंग के पाँव को जीभ से जकड़ के हानफिंग को पटक दिया। या हानफिंग चिल्लाते हुए उठा और बोला कितना खराब सपना देखा मैंने। हाँ, इस घृणित और इस गंदे सपने का क्या मतलब है। फिर अब देखने हानफिंग अपने पाँव की तरफ देखने लगा और हानफिंग के पाँव से नीले कलर का रोशनी निकलने लगा। फिर हानफिंग ने अपने पाँव का पट्टी काट दिया कैंची से। अब मेरे पाँव में दर्द नहीं कर रहा है। फिर हानफिंग रसोई में जाता है और बोलता है क्या ये हरी रोशनी सोते समय आया, चलो इसको फिर से करते हैं। फिर देखते हैं बड़ा सा चाकू लेके हाथ के उंगली को काटने लगा और बहुत दर्द होने लगा और उसके हाथ से खून निकलने लगा। फिर धीरे धीरे हाथ के उंगली से हरी रोशनी निकलने लगा। हानफिंग इस्माइल देख के बोला अब मैं समझ गया। फिर सीन को चेंज कर दिया जाता है। यहाँ बहुत बर्फ गिर रहा है। यहाँ लोग 1-2-3 दिन से काम कर रहे हैं, बर्फ हटा रहे हैं। हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है, वो बोलता है ये हर किसी के लिए कठिन है, धन्यवाद अंकल लियोंग, इतनी भारी बर्फ में आपको परेशान करने के लिए क्षमा करे। फिर अंकल लियोंग बोलता है हाँ मैंने कुछ नहीं किया, ये सब उन दोनों जिन भाइयों की बदौलत था। ये है जीना और जीनू। फिर हम देखते हैं वो बर्फ में खेलने लगते हैं और किसी को बोलते हैं क्या आप ठीक हैं, जमीन जमा हुआ है, सावधान रहिए। हाँ कोई चिंता नहीं टिल्डर, धन्यवाद। फिर हाथ पकड़ के उठाने लगता है। फिर जीना बोलता है फिर हम सबसे पहले मुख्य रास्ता साफ करेंगे, अगर आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो हमें फोन करना। जियोना बोलती है आगे बढ़ो, मैं इसको स्वयं संभाल सकता हूँ। वो आदमी अंकल को बोलता है बर्फ बहुत तेज हो रहा है, फिर हमें बाद में सामान खरीदते हुए बहुत जल्दी करना होगा। अंकल बोलता है यहाँ सही है। अंकल मुंह पे सिगरेट लेके बोलता है आपूर्ति के बारे में बात करते हुए मुझे कुछ याद आया। अंकल लियोंग ये क्या है। अंकल लियोंग बोलता है ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, मैंने सुना है पिछले कई दिनों से हमारे पड़ोस में एक छोटे ट्रक में सामान भर के ऐसे ले जा रहा है जैसे वो घर ले जा रहा हो। हाँ क्या यहाँ कोई आम दृश्य नहीं है, शायद यहाँ ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी यहाँ जो आया हो, जो ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसका घर का नवीकरण चल रहा हो। लेकिन मैंने गैस टैंक और एक चिमनी देखी किसी की, आने जाने के लिए सामान्य बात नहीं लगता। ऐसा लग रहा है जैसे वो सर्दी से बचने के लिए तैयारी कर रहा है। फिर हम देखते हैं जिंग और जिंग आ जाते हैं और बोलते हैं भाई यांग और अंकल लियोंग मुख्य रास्ता साफ हो गया है, अब हम बाहर जा सकते हैं। अंकल लियोंग बोलता है ओ धन्यवाद भाइयों। फिर जियोंग और लियोंग के कंधे पे कोई हाथ देता है और बोलता है आप सभी सर्दी के बारे में निपटने के लिए बात कर रहे थे, यह दिलचस्प लग रहा है टिल्डर। फिर हम अचानक देखते हैं उस पर्सन के सिर पे कोई अचानक एक बर्फ का गोला मारता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो बोलता है अपने काम को जारी रखो, इधर आओ। उस लड़की का नाम लियोंग यान होता है। वो आदमी बोलता है मैंने तो सब काम किया, तुम किनारे से देख रहे थे और लड़की के ऊपर हमला कर दिया। यहाँ लड़की ने हमला को रोक दिया और सब हैरान हो गए। यहाँ लियोंग जुंग बोली बात करते हुए दूसरों की तरफ इशारा नहीं करना चाहिए। दूसरा आदमी बोलता है झगड़ा बंद करो तुम दोनों, रास्ता साफ हो गया है। यहाँ जियोना को दिखाया जाता है और जियोना बोलती है यहाँ खरीदने के लिए सुपरमार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाए। दोनों टिल्डर बोले हमें भी बहुत कुछ खरीदना है।
मैं माँ को संदेश भेजूंगा, उन्हें भी घर के लिए सामान खरीदना होगा। यहाँ अंकल जिंग बोलता है, इस मामले पे आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि इस बर्फीले तूफान से इसका कोई मतलब है? अंकल, मैं सच कहूँ तो इसके बारे में मैं ज्यादा चिंता नहीं हूँ। ये बस एक छोटा सा बर्फीला तूफान है, ये बहुत जल्द रुक जाएगा। उस समय सबकी जिंदगी सामान्य हो जाएगा। इसलिए मुझे फिलहाल नहीं लगता कि इनका आपस में कोई संबंध है। भले ही हम मान ले एक बार के लिए ये बर्फीला तूफान नहीं रुकेगा। यदि हमारे पड़ोस में किसी के पास बहुत अधिक मात्रा में संसाधन है तो क्या हमारे पड़ोस के लिए अच्छी बात नहीं है? हाँ, आप सही कह रहे हैं। युवा अपना दिमाग का कुछ ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और अंकल बोल के हंसने लगते हैं। हाँ, जिंगसुंग बोलता है, सभी लोग कतार में लगे, बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएं, धक्का मुक्की ना करें। हाँ चलो सब लोग, बर्फ तेज हो रहा है 3 घंटे के लिए, यहाँ अंदर वापस आने की कोशिश करते हैं। जल्दी चलो, बर्फ बहुत तेज का हो रहा है। यहाँ सीन को चेंज कर दिया जाता है। यहाँ हानपिंग को दिखाया जाता है जो लेटा होता है। बाहर से कोई आवाज देता है, दरवाजा खोलो छोटे भाई। हानपिंग अंगड़ाई लेकर दरवाजा खोलता है। यहाँ भाई, लेकिन माफ करना, मैं सो रहा था। आपके लिए वो वस्तु लाया हूँ जो आपको चाहिए था। ये ऑटोमेटिक गन है टिल्डर, इसका जिक्र मत करो। भाई लियो ने कहा था कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। हाँ भाई, हमने हमारा सामान पहले ही जमा कर लिया था। हाँ भाई लियो, बहुत विलम्ब है। हानपिंग कहता है, भाई क्या हो रहा है? क्या आप पूर्वी जिले के सुपरमार्केट के बारे में जानते हैं? भाई हम आज बर्फ हटाने के बाद वहाँ गए, लेकिन सुपरमार्केट को कल रात ही किसी ने खाली कर दिया था। यहाँ हानपिंग बोलता है, एक रात में किसी ने पूरा सुपरमार्केट खाली कर दिया? क्या ये वास्तव में अभी भी हो रहा है? खाली बोलता है, मैं ज्यादा कपड़े पहनूंगा। ज्यादा कपड़े पहनो छोटे भाई। हानपिंग भी बोलता है, हाँ भाई। हाँ, हानपिंग दरवाजा बंद करके कमरे की तरफ बढ़ता है। एक रात में सुपरमार्केट से पूरा सामान खाली करने में सक्षम होना उन्होंने कैसे किया? मैं जो कमीशन और उपयांश पढ़ता था उनमें ऐसा सुपियोन होते थे जो कि चीजों को दूसरे आयाम में संग्रहित कर सकते थे। यहाँ हम देखते हैं कि हानपिंग बोलता है कि क्या वास्तव में आयाम प्रकार की क्षमता वाला कोई महाबालक हो सकता है? ये बोल के अपने हाथ को मुट्ठी करता है, उसके हाथ से ग्रीन रोशनी निकलता है। बोलता है, यहाँ बहुत परेशान कर रहा है। आके सोफे में बैठता है, सोचता है मुझे अपनी क्षमता पर और अधिक शोध करने की क्षमता है। यदि सचमुच अन्य महामानव है तो कम से कम मेरे पास कुछ प्रति उपाय तो होंगे। हाँ, बुक खोल के देखता है। मेरी वर्तमान समझ से मैं समझता हूँ कि मेरा क्षमता सभी प्रकार के खाद्य आपूर्ति को प्रभावित करता है, उनकी मात्रा और उनकी आकार बनाने में सक्षम है। हाँ, एक मटर के दाना को उठाता है और देखता है और बोलता है कि लेकिन सफलता की तरफ बाकी बहुत कम है। सोयाबीन सफलता 10 में से 1 है, जबकि मांस के डिब्बे 10 बार असफल होता है। और सोयाबीन की तरफ देखता है, उसको घूरता है। मेरे हाथ से ग्रीन रोशनी क्यों निकल रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? अचानक हानपिंग शॉक हो जाता है, उसके हाथ से ग्रीन धुआं निकलता है। फिर देखते उसके हाथ में एक मिट्टी का टुकड़ा है। मिट्टी की तरफ घूरता है वो और बोलता है, असफलता की दर्द बहुत अधिक है, मुझे आज पता लगाना होगा कि ये कैसे काम करता है। फिर हानपिंग टाइमर लगाता है, फिर एक सोयाबीन का पौधा लेके उसको मिट्टी पे लगाता है। आखिरकार मुझे इसका इस्तेमाल करने की थोड़ी बहुत आदत हो गया है। हरे प्रकाश का उपयोग करते समय ऊर्जा स्थिर नहीं रहता। यहाँ प्रत्येक मूल्य भोजन का अपना अलग ऊर्जा मूल्य होता है। अगर ये गलत होगा तो इसका परिणाम विफलता होगा। सोयाबीन के दाने को लेके सोचता है, 1 मिनट रुकिए, इसका मॉडल थोड़ा परिचित सा है। फिर से हानपिंग सोयाबीन को दाने को लेता है और उसके हाथ से ग्रीन लाइट निकलता है। फिर उसके हाथ में सोयाबीन का पौधा अंकुरित हो जाता है, पौधा बड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं हानपिंग किचन में जाता है और बोलता है, अब मुझे मांस पे प्रयोग करना चाहिए। फिर हम देखते हैं वो अपने हाथ में मांस का टुकड़ा लेके प्रयोग करता है और मांस का टुकड़ा पिघल के काला सा हो जाता है और उसको बहुत गुस्सा आता है, ये क्या हो रहा है? फिर से वो मांस का टुकड़ा लेता है और एक हाथ में सोयाबीन लेता है और बोलता है, ये दोनों को मिला के देखता हूँ क्या होता है। फिर प्रयोग करने लगता है, एक में से ग्रीन रोशनी और दूसरे में से रेड रोशनी निकलता है। वो भी काला पदार्थ में पिघल जाता है और वो चिल्लाता है, दत्त तेरी की, ये इतना कठिन भी नहीं है, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? और बोल के चिल्लाने लगता है। देखते हैं पूरी रसोई में काला पदार्थ फैल गया है। मांस के टुकड़े को हवा में उड़ाने लगता है और एक हाथ से ग्रीन रोशनी और दूसरे हाथ से रेड रोशनी निकलता है। फिर करते करते थक जाता है और जमीन पे लेट जाता है। मांस के लिए संचलित मिल ही गया। फिर हानपिंग सो जाता है। फिर धीरे धीरे उसका आँख खोलता है और टीवी को चलाता है और अंगड़ाई लेता है और बोलता है, ये मेरी पिछली जिंदगी की जैसा है। फिर उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है और बोलता है, क्या बात है, लोग ग्रुप में जगड़ रहे हैं। उन्होंने जरूर समाचार देखा होगा। कुछ लोग मदद के इंतजार में यकीन रखते हैं कि कुछ लोग खुद को बचाने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे बूढ़े अंकल आते हैं और बोलता है, आप लोग सच में
समाचार में विश्वास रखते हैं। यदि स्थिति वास्तव में नियंत्रण में होता जो समाचारों में बताया गया है, मदद करने वाला टीम पहले ही पहुंच जाता। लेकिन अब तो हमने एक भी ट्रक हमारे सहायता के लिए आते हुए नहीं देखा है। अंकल बोलता है और सब लोग अंकल की तरफ देखते हैं। क्या युद्ध शुरू होने वाला है? क्या ये सच है? क्या हमारा अंत नहीं होगा? हनपिंग फोन में देखता है और बोलता है युद्ध शुरू होने वाला है। मुझे लगता है कि मैंने पिछले जीवन में इसके बारे में सुना था। यहाँ अंकल लियोंग का सच में सही है तो हाँ, हमें सचमुच बचाव के लिए कदम उठाने होंगे। यहाँ पे पहले से ही ऐसे मालिक है जिनके पास भोजन समाप्त हो गया है। यहाँ अंकल लियोंग बोलता है इसके अलावा सरकार से सहायता संसाधनों के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। यहाँ चिल्ला के बोलता है शुरुआत करते हैं मुझसे। मैं अपना आधा खाना का सामान दान कर दूंगा, जिससे जिसे भी जरूरत हो वो मुझसे मिलने आ सकता है। यहाँ सब लोग आपस में बात करते हैं और सोचते हैं। यहाँ आहान कह रहा होता है भाई यहाँ जियांग सही कह रहे हैं। यहाँ हमारे समाज में सबको एक दूसरे की मदद करना चाहिए ताकि हम सभी इस संकट से बाहर निकल सके। वहाँ पर हम उन परिवारों को भूखा नहीं रख सकते हैं। यहाँ दान में मुझे भी शामिल रखे। यहाँ फिर से आहान कह रहा होता है मीना क्या आप भी दान करेंगे? यहाँ मीना बोलती है क्या तुम पागल हो आहान? यहाँ इतना सारा लोग है फिर भी मुझसे पूछना पड़ा। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने पहले तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था इसलिए ऐसे कर रहे हो? यहाँ फिर से मीना बोलती है मुझे बहुत दुख है पर मेरे घर में खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं है। यहाँ दूसरा बोलता है हिना के पास तो अपने लिए भी खाना नहीं है। यहाँ फिर से आहान बोलता है हिना मुझे नहीं पता था, मैं तो ये सोच रहा था हम सब पड़ोसी एकजुट होके एक दूसरे की मदद करें, कोई भी मूर्ख बनना नहीं चाहता। यहाँ कुछ लोग बोलते हैं दान करने के लिए हमें भी शामिल करें इसमें। यह यूंग बोलता है हम लोग बहुत सारे ये सब संभालने के लिए मालिक का चुनाव करें। हम यहाँ पे एक कमेटी बनाएंगे जहाँ पे लोग आके दान करेंगे। हम वो दान जाके जिनके पास पर्याप्त सामान नहीं है उनके पास पर्याप्त सामान पहुँचाएंगे। यहाँ हानपिंग मनी मन बोलता है यहाँ कमेटी ऐसा तो मेरे पिछले जीवन में भी हुआ था। ये अन्य लोगों की संपत्ति को एकमात्र कोशिश थी। यहाँ 19 जुलाई सर्वनाश का 5वां दिन। बाहर का तापमान पहले से ही 40 डिग्री घट चुका है। यहाँ ठंडे के मारे लोग कांप रहे हैं। मौसम इतना खराब हो गया है कि गर्मी करने वाला यंत्र भी खराब हो गया है। यहाँ लोग पन्ने से आग जला के गर्मी ले रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं एक टेबल पे कोल्ड ड्रिंक और पेस्ट्री पड़ा हुआ है। यहाँ हानपिंग गेम खेल रहा है। यहाँ हानपिंग गेम खेल रहा है। उस समय कॉल आता है। हानपिंग कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बोलता है नमस्ते। कॉल से एक आदमी बोलता है नमस्ते क्या ये श्री हानपिंग है? 18,000 बालक के मालिक मैं ब्लॉक 8 का प्रभारी व्यक्ति हूँ। हम 20 मिनट के लिए सड़कें साफ करने के लिए बाहर जा रहे हैं। जब आपका काम पूरा हो जाए तो कृपया बेसमेंट में चले जाए और मुझे साइन करने के लिए बुलाएं। हानपिंग बोलता है बाहर बहुत बर्फ है, क्या तुम अंधे हो? फिर हानपिंग जाता है बाहर लॉट में। फिर हानपिंग बाहर जाता है और लॉट की तरफ चलता है। मन ही मन बोलता है चलो उसे भूल जाओ और पड़ोसी के साथ झगड़ा ना करने की कोशिश करें। बर्फ ने पहले ही हमारे पहले दरवाजे को बर्फ से सील कर दिया है। धिक्कार है हमने जो कल रास्ते साफ किए। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी इतना ऊंचा बर्फ जमा हुआ नहीं देखा। सब लोग मेन गेट के बाहर अपना अपना फौरवा लेके खड़े हैं। चलो आइए पहले दरवाजा धक्का दे के खोलें। एक लड़का बोलता है काले बाल वाले भाई आके हमारी मदद करो। हाँ ठीक है। यहाँ पर 3 की गिनती पे धक्का दें। लोग अब बाहर निकल रहे हैं। बर्फबारी बहुत तेज हो रहा है। लोग ठंडे के मारे कांप रहे हैं। हानपिंग बोलता है धत तेरी की इतना ठंडा, मैं तो ठंडे के मारे बर्फ जम जा रहे हैं। अगर हम इस मौसम में बाहर रहेंगे तो हमें और ज्यादा ठंडा लगेगा, यहाँ तक कि हमारी मौत भी हो सकता है। यहाँ लोग का ठंडे के मारे कुल्फी जम जा रहे हैं। सब लोग ठंडे के मारे कांप रहे हैं। यहाँ लिया आता है और बोलता है हाथ में सिगरेट लेके बोलता है भाई हर कोई ऐसा क्यों बोल रहा है? हमें एक प्रभावशाली दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भाई बहादुर बनने की कोशिश मत करो, ये कोई खेल नहीं है, ये सही नहीं है। पहले बर्फ रुकने का इंतजार करें। यहाँ लिंग बाहर जाता है और बर्फ के अंदर धंसने लगता है। बोलता है मदद करो मेरा कोई। सब लोग उसको बाहर खींच के निकालते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। भाई लिंग क्या हुआ है? सब लोग आइए कार पार्क में जाके सबसे पहले हम अपना उपस्थिति दर्ज कराएं। बाहर का मौसम बहुत ज्यादा खराब है, पता नहीं ये कब रुकेगा। यहाँ सब लोग कार के पार्किंग में आ जाते हैं। अभी बर्फ बहुत ज्यादा है। बर्फ को हल्का होने देते हैं, उसके बाद हटाते हैं। इससे पहले हम दान करने वाले रुपए को कमेटी के पास नामित किया जाएगा। यहाँ हानपिंग बोलता है क्या वहाँ समूह में जियांग नाम वाला व्यक्ति है? तो क्या वहाँ पर वो आदमी है जिसने उस
घोटाला कमेटी का सदस्य है। यहाँ लिंगसुंग बोलता है, आप सभी को फिर से एक बार सबको धन्यवाद। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं था कि इतने सारे मालिक अपने संसाधनों को दान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ सब लोग आपस में बात करते हैं। यहाँ लियोंग बोलता है, छोटे भाई मैं सबसे पहले आगे रहूंगा। हानपिंग बोलता है, ठीक है भाई, मुझे क्षमा करे। हानपिंग देखता है ये तो वही नर्स है जो सामान लेके अपना बीच से बाहर निकल रहा है। दोनों के बीच में टक्कर हो जाता है और जियोन गिर नहीं पा रहा था, आहान ने उसको पकड़ लिया। हान बोलता है, क्या आप ठीक हो? जियोन बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। जियोन बोलती है आहान को, क्या आपका पैर पहले से ठीक है? हाँ मेरा पाँव पहले से ठीक है। जब मैं छोटा था उस टाइम से मेरा रिकवर बहुत जल्दी हो जाता है। मैं सामान्य चोटों से कुछ ही दिनों में ठीक हो सकता हूँ, बस ऐसा ही है। हाँ मैं देख रही हूँ, बहुत बढ़िया, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, लाइए आपका सामान मैं लेता हूँ। वो बोल के आहान उसका सामान लेने लगता है। ये बहुत भारी है, इसको मुझे दो, मेरी पट्टी बांधने के लिए इसका धन्यवाद समझो। यहाँ जियोन कहती है, क्योंकि आपने इसको इस तरह रखा है इसलिए मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। जब आहान सामान को लेता है उस टाइम उसको पता चलता है ये तो बहुत ज्यादा भारी है। क्या मैं पूछ सकता हूँ इसके अंदर क्या है? क्या आपका मतलब इस बक्से से है? इसमें मेडिकल सामान है जिसको मैं दान कर रही हूँ। हंस बोलती है, क्या ये बहुत ज्यादा भारी है? मुझे इसको उठाने क्यों नहीं दे रहे हो? यहाँ आहान मुस्कुरा के बोलता है, ये ठीक है, मुझे इसको उठाने में कोई महसूस नहीं हो रहा है, मुझे दबाव मत डालो, मैं अधिक लोगों से ज्यादा शक्तिशाली हूँ। अपने आप पे दबाव मत डालो, मैं अधिक ज्यादा शक्तिशाली हूँ। सच में क्या आप बचपन से ही बहुत ज्यादा ताकतवर रहे हैं? यहाँ हानपिंग को बोलता है, वास्तव में नहीं, वास्तव में इसके पीछे एक कारण है। यहाँ योन मुस्कुराते हुए बोलती है, यहाँ कुछ भी मुझे मालूम नहीं करना है, बात इतनी सी है कि मैं इसको स्पष्ट रूप से समझा नहीं सकती। हाँ ठीक है, मुझे अभी भी मालूम नहीं है कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम आहान है। मेरा नाम जियोन है। आपसे मिलके खुशी हुई। तो आहान फिर आप क्या करते हैं? आहान बोलता है, मैं बेरोजगार हूँ। एक बेरोजगार आदमी के बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं? यहाँ जियोन आहान से चिपकने लगता है और उसका बॉडी आहान के साथ टच हो जाता है। आहान उससे दूर हट जाता है। आप ठीक हो ना? आहान बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। आहान तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ पे थे? क्या यहाँ पे आपका दोस्त है? यहाँ जियोन बोलती है, आप दोनों बातें जारी रख सकते हो। आहान के हाथ से जियोन सामान ले लेता है और बोलता है, आपको परेशानी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको संभाल लूंगा, आप बातें जारी रखो। वहाँ से जियोन भागती है। ह्यूई ना, तुम यहाँ पे क्यों हो? मैं तो बस आपको एक संदेश देने वाला था। आहान झूठे, अभी मैंने तुम्हें उस महिला के साथ खुशी खुशी बात करते हुए देखा। हाँ सही है आहान, क्या आपके घर में खाने के लिए कुछ सामान है? यहाँ हंसते हुए बोलती है, मेरे पास सामान खत्म हो गया है, क्या आप मुझे कुछ सामान बांट सकते हैं? यहाँ आहान बोलता है, मेरे पास ज्यादा खाना नहीं है पर मैं आपके साथ कुछ खाना बांट सकता हूँ। यहाँ आहान मुस्कुराते हुए बोलता है, लेकिन आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है जो मैंने पहले आपको रिप्लाई किया था। आहान जियोना को पकड़ के बोलती है, क्या आप मेरे घर पे आना चाहेंगे और कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहना चाहेंगे? यहाँ जियोना बोलती है, उस समय मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऑनलाइन मैसेज करूँ तो आप मुझे ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। टिल्डर लगता है तुम साथ नहीं हो, मैं वापस जा रहा हूँ। जब आहान जाने लगता है उस टाइम जियोना आहान का जैकेट पकड़ के खींचने लगता है। मुझे लगता है आप हाल ही में बदल गए हैं। आप जानते हैं कि मैं हमेशा अपनी भावना के अंदर उसकी प्रतीक बहुत गंभीर रहा हूँ। यहाँ मैं नहीं चाहता लोग सोचे कि मैं आपके साथ इसलिए हूँ कि आप अमीर हैं। क्या आप मुझे थोड़ा और समय दे सकते हैं? आहान बोलता है, कुछ और? मैं पहले और एक बार नहीं मरता तो मैं आपके ऊपर विश्वास करता। आहान गुस्से से बोलता है, मैं सचमुच अभी तुम्हारा बदसूरत मुखौटा खोल के फेंक देना चाहता हूँ। अगर यहाँ मुझे पता नहीं चलता तुम्हारे पीछे कौन आदमी है। रुको, मुझे उसे ढूंढने क्यों जाना पड़ेगा? मुझे बस ऐसे ही आगे बढ़ना है जैसे मैंने पिछले जीवन में किया था और हुईना को उस आदमी को फिर से लाने दो। यहाँ हानपिंग बोलता है, मैं तो तुम्हें बस चला रहा था टिल्डर। यहाँ हानपिंग बोलता है, मैं आपका जवाब का इंतजार करूंगा और मैं कल आपको खाने का सामान पहुँचा दूंगा। यहाँ जियोना मुस्कुरा के बोलती है, सच में आहान आप बहुत अच्छे हैं। खाना जानते हुए बोलती है, मैं फिर वापस जाऊंगा, अगर कुछ बात करनी है तो ऑनलाइन बात करेंगे। बाहर देख के जाना, बाहर बहुत बर्फबारी हो रहा है। यहाँ मुस्कुराते हुए जाती है। फिर हम देखते हैं आहान को मैसेज आता है। आहान अपना खाना खाते खाते मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, ये मौसम अच्छे और गर्म भोजन के लिए सही है। क्या खाना है? खाना खा के मजा आ गया। पहले मैंने जो प्रयोग किया था उससे मुझे कुछ समझ आया है। यहाँ सबसे पहले मांस को असीमित रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता। दूसरा, सोयाबीन की तरह मांस के साथ भी उत्पादन किया जा सकता है। हर बार जब सेम का एक डंठल उगाया जा सकता है उसको काट के उससे अधिक सेम उगाने के लिए उपयोग करता। मैं केवल आधा ही खाऊंगा।
2 प्रकार के प्रकाशित स्टेक के आधे टुकड़े को कुछ सोयाबीन के साथ स्टेक का पूरा टुकड़ा तैयार किया जा सकता है। इसी प्रकार से अधिक स्टेक पर्याप्त होगा। यहाँ इसके बाद भी मैंने यहाँ पे अनेक प्रकाशित किया। यहाँ मुझे भविष्य में खाने के लिए कोई चिंता नहीं करना चाहिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पे सीन चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पे सुबह हो गया है। सब लोग सुनो, आज 2 अगस्त है, बर्फीले तूफान का 19वां दिन। मैं अभी मालदीव के बोडो द्वीप के भीतर हूँ। यहाँ से 78 किलोमीटर दूर है। यहाँ का तापमान 42 डिग्री तक नीचे गिर गया है। यहाँ पूरा शहर बर्फ से पूरा ढक गया है। आप देख सकते हैं यहाँ का नजारा कितना खराब हो चुका है और बर्फ का मोटापन 55 से भी ज्यादा मोटा हो गया है। हम देखते हैं आज टीवी में देखता है वही न्यूज, मीडिया में जो दिखा रहा है उससे भी ज्यादा हालत खराब हो चुका है शहर का हालत। हम देखते हैं आज घबरा गया है। फिर हम देखते हैं बाहर एक जगह पे कुछ ब्लास्ट हुआ है। पिछले कुछ दिनों से पहले ये 7 बार विस्फोट है। आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है? जहाँ पे विस्फोट हुआ है वहाँ पे बहुत सारे हेलीकॉप्टर भी पहुंच गया है। यहाँ आहा देखता है अपने फोन पे, बाहर भी बहुत मौसम खराब हो गया है। वहाँ का स्थिति बहुत खराब हो चुका है, मालिकों के लिए बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। यहाँ सभी मालिक बेस्ट में कार पार्क में आवश्यक खरीदे का पे सब सामान का व्यापार कर रहे हैं। कुछ मालिक किसी लोगों का फायदा भी उठा रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पे झगड़ा फाइट भी हो रहा है। मार पिटाई बहुत ज्यादा हो गया है। शहर में हंगामा मच जा रहा है। हम लोग उस मालिकों से चैट में कहना चाहते हैं जो लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, कार पार्क में जाके जरूरत के सामान ले ले। बेसमेंट कार पार्क। यहाँ आहन बाहर आ जाता है और ठंडे के मारे कांपने लगता है। यहाँ बातचीत करना पड़ेगा अब। यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा है। हाँ, मुझसे सहन नहीं हो रहा है और अगर मुझे कोई सामान नहीं लेना होता तो मैं यहाँ पे नहीं आता। यहाँ पे तो लोग बहुत ज्यादा हंगामा कर रहे हैं। यहाँ लोग सामान देने से पहले लोग ठग रहे हैं। क्या चल रहा है यहाँ पर? आइए पहले यहाँ का स्थिति का पता लगाएं। यहाँ पे हम देखते हैं आहन आ जाता है दुकान के अंदर। यहाँ कठिनाइयों का सामना करने वाले लोग बहुत ज्यादा अधिक हैं। लोग बोलते हैं मैंने तुम्हें पहले खाने का बहुत सारा सामान दे रहा था और तुम मुझे इतना सामान दे रहे हो। सभी को एक जैसा सामान दिया जा रहा है। यहाँ पे एक मोटा आदमी चिल्ला के बोलता है मुझे वो सामान वापिस करो मैंने जो तुम्हें दिए थे। दुकान वाला बोलता है मुझे क्षमा करे, मैं आपको दोबारा वो सामान वापिस नहीं कर सकता। यहाँ आपदा अभी भी जारी है। मुझे लगता है आप यहाँ पे बहुत बड़ा तस्वीर देख पाएंगे। एक बार जब आपदा खत्म हो जाएगा उस टाइम में आपको नगद पैसा दिया करूंगा, ठीक है? यहाँ पर कौन जाने ये बर्फीला तूफान कब तक चलेगा। बस मुझे वो सामान चाहिए मैंने जो दान किए थे। यहाँ पे लोगों का लाइन लगा हुआ है और लोग पीछे से बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं। यहाँ लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। यहाँ लोग मारने के ऊपर आ गए हैं। यहाँ बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं। यहाँ पे आहन बोलता है यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है जो आपको आपका सामान वापस दे सके, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर उन लोगों के आगे रहना चाहिए जो लोग यहाँ पे आधार पे रखता है, जो लोग अधिक सामान दान किए हैं उनके आगे रहना है आप लोगों को। यहाँ लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। ये लोग कभी मार पिटाई करने वाले ही हैं, उससे पहले कुछ करना पड़ेगा। यहाँ आहन देखता है यहाँ का हालत बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ जीवन आता है और बोलता है छोटे भाई बहुत समय हो गया है, आप कैसे हो? हाँ बहुत बुरा नहीं, मैं तो बस घबराया हुआ और शक्तिहीन होके काम कर रहा हूँ। आहन बोलता है भाई क्या इसे हम बहुत बुरा नहीं कहेंगे, बस मुझे यहाँ पे लगता है कि हमें पानी के ऊपर निर्भर रहना होगा। क्या हुआ भाई, क्या आपके पास कुछ भी खाना नहीं बचा है? यहाँ मैंने पड़ोसी के बारे में सोच रहा था। यहाँ मैंने पूरा सामान सबको दान कर दिए हैं। यहाँ पर बर्फीले तूफान कम होने से पहले मेरे घर का सारा सामान खत्म हो गया है और कमेटी जो सामान दे रहा है वो बहुत ज्यादा कम है। पर यहाँ मुझे पता चलता तो मैं बहुत ज्यादा खाना अपने लिए बचा के रखता। यहाँ आहन बोलता है भाई क्या आप मुझ पे एक एहसान कर सकते हैं सिर हिला के? बस इतनी सी बात है, लेकिन आप मुझे 4 नूडल्स और 2 सॉस देने के लिए तैयार हैं। इसे कम मत समझो, मेरे पास भी स्टॉक में ज्यादा खाना नहीं बचा हुआ है। यहाँ जीवन रोते हुए बोलता है छोटे भाई आप तो बस मुझे खाना देने के लिए बहाना ढूंढ रहे हो, मैं जीवन भर आपकी कृपा को नहीं भूलूंगा। यहाँ आहन बोलता है भाइयों के बीच इस तरह की बात नहीं होना चाहिए, चिंता मत करो छोटे भाई, इस छोटे से मामले को मेरे ऊपर छोड़ दो। शुक्रिया भाई, खाना बाद में लेने के लिए मेरे घर पे आ जाना आप। जॉन बोलता है जरूर भाई, मैं सबसे पहले अपने संसाधन इकट्ठा करूंगा। ऑल द बेस्ट भाई। इस मामले को निपटाने के लिए कुछ नूडल्स और कुछ सॉस। यहाँ पे आहन बोलता है इस तरह मुझे भविष्य में जानकारी इकट्ठा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं आना पड़ेगा। यहाँ आहन हंसते होता है थोड़ा सा कि मेरे भाई के लिए थोड़ा दुख है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जैसा सोफे पे बैठ के खाना खाना और खेलना। फिर हम देखते हैं आहन के मुंह पे एक चाटा मारता है
और बोलता है तुमने मुझे निराश कर दिया है, मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। आहान पूरी तरह से शॉक हो जाता है। आहान मुंह पे हाथ दे के सोचता है क्या इसने मुझे चाटा मारा, मैंने अभी तक उसका पिछला कर्ज भी नहीं चुकाया है, लेकिन उसने मुझे बिना कारण का उसने मुझे चाटा मारा। क्या तुम सचमुच सोचते हो क्या मुझे धमकाना आसान है। यहाँ जियोना गुस्से से बोलती है क्या तुम गूंगे हो या बहरे, तुम मुझे बात करते हुए नहीं सुन पा रहे हो, क्षमा करे मुझे पता चला है। फिर देखते हैं हम जियोन और आहान पहुंच जाते कार पार्किंग में। क्या चोरी हो गया, मैंने अपने दरवाजे के बाहर सामान रख दिए, मैं अपने चाबियां लेने के लिए वापस अंदर गया, जब तक मैं बाहर आया मेरे सामान गायब हो चुके थे। जियोना बोलती है तो फिर क्या आपने इसकी तलाश की। हाँ हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। आहान क्या आपके पास अभी भी सामान है। ज्यादा नहीं, अगर मैं दिन में एक बार खाना खाऊं तो फिर ये कुछ दिन चलेगा। यहाँ पे जियोना मुस्कुरा के बोलती है फिर अच्छा है, फिर आप मेरे साथ आधा आधा भोजन बांट सकते हैं और हर 2 दिन में एक बार भोजन कर सकते हैं। हाँ इस तरह हम दोनों इस आपदा से निकल सकते हैं। यहाँ आहान बोलता है कितना बेशरम, ऐसा शब्द आप कैसे बोल सकते हो। ये सही है पर मैं आपकी नजर में एक उपकरण हूँ जिसका इस्तेमाल आप जरूरत पड़ने पे कर सकते हैं। आहान चिल्ला के बोलता है ठीक है, मैंने आपसे एक वादा किया था, चलो इसको बराबर बांट लेते हैं। सचमुच धन्यवाद आहान, तो क्या आप जाके अभी मेरे लिए नीचे ला सकते हैं। आहान चलो रात को करते हैं, जब मैं सामान पैक करूंगा मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। कहती है मैं आपका मैसेज का इंतजार करूंगा, तो मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम्हें भी जल्दी वापस आ जाना चाहिए, कहीं तुम फ्लू ना पकड़ लो। पे आहान बोलता है हाँ आज रात मेरा इंतजार करो। इसी के साथ हम देखते हैं जियोना हानफिंग को मैसेज करता है। आहान क्या कर रहा है, ना वो मैसेज का रिप्लाई कर रहा है ना कॉल उठा रहा है। अब वो मुझे परेशान नहीं करेगा है ना। ये क्या उनकी लिफ्ट ने भी काम करना बंद कर दिया है। अरे मैं नहीं चल पा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं कुछ ही दिनों से खाना नहीं खाया, मुझसे और चला नहीं जा रहा है, यहाँ का तो लाइट भी टूटा हुआ है, यहाँ पे कोई है भाई, ये क्या चीज है काला काला सा जो मेरे ऊपर गिर रहा है। उसी के साथ देखते हैं आहान हुईना के सामने आ जाता है और बोलता है माफ करना हुईना, मैं सो गया था इसलिए मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाया, इसलिए मैं दौड़ा दौड़ा सामान लेके नीचे की तरफ आ गया, मुझे उम्मीद नहीं था कि लाइटें चला जाएगा। जब मैं दौड़ा दौड़ा आया तो मेरे हाथ से आटे की पन्नी गिर गया और तुम्हारे ऊपर गिर गया। क्या तुम शुअर हो तुम इतना सा भी काम ठीक से नहीं कर सकते। देखो मेरा क्या हालत हुआ, मेरे ऊपर पूरा आटा आटा हो गया और मेरा बाल भी खराब हो गया। ये कुछ ऐसा है कि आपके लिए तैयार किया है हुईना, ये रहे ये कुछ मेरे बचे हुए सामान है। जब हुईना देखती है और पन्नी खोलती है हुईना शॉक हो जाती है, ये क्या ये पहले से खराब नहीं हो गए, ये तो कचरा है, ये खाने लायक सामान है क्या। हानपिंग सिर पे हाथ दे के हंसने लगता है और बोलता है मैंने जो सामान स्टॉक करके रखे थे मैंने बहुत सावधानी से इनको छाट छाट के खाया। आहान कितना गंदा, ये क्या खाने लायक है। आहान बोलता है अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसको वापस कर दे। पन्नी को अपनी तरफ करके किसने बोला ये नहीं चाहता मैं। आहान न एक सेब को लेके बोलती है ऊपर काला हो गया है पर अंदर इसमें अच्छा होगा, मैं इसको चाकू से छिलने के बाद ही खा पाऊंगा। आहान बोलता है मुझे भी आधा दो। दोना हंसते बोलती है बहुत बढ़िया, अभी भी इसमें आधा सेब है। और आहान मनी मन मुस्कुराता है और बोलता है ये कचरा आपको कहीं दिन पेट खराब करने में मदद करेगा। और हुईना भी जाने लगती है और आहान भी जाने लगता है। मनी मन बोलता है मौसम बहुत खराब है और इस मौसम में आप नहा भी नहीं सकते, कुछ दिन अपने शरीर पे इसको रहने दीजिए। उसी के साथ धीरे धीरे आहान अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। आहान अपने कमरे में एंटर करती है, उसको एक परछाई दिखती है। आहान उसको पकड़ के नीचे गिरा के मुक्का मारने जाता है। तुम मौत की तरफ हो और हंसने लगता है। रुको यहाँ मैं एक लड़की हूँ। अरे क्या आप मेरा अनुसरण कर रहे हैं, आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, बोलने से इनकार क्यों कर रहे हो। आहान हंसते बोलता है अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारा पूरा कपड़ा फाड़ दूंगी। आहान उठ के बोलता है इस बार मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जल्दी से अपने घर जाओ और शरारत करना बंद करो। यहाँ आहान जाने लगता है और आहान का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है मुझे घूरना बंद करो, अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो मैं जा रहा हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका अनुसरण करूँ, ये सब आपने तैयार किया है। यहाँ आहान बोलता है आपको पहले से ही पता था कि बर्फीला तूफान आएगा। यहाँ लड़की अपना जैकेट उतारते हुए बोलती है मैं हिमा हूँ। आहान को चैट दिखाते बोलती है ग्रुप चैट में है, इसमें आपने क्या उल्लेख किया, कितना कमाल है, लेकिन क्या आपने इसके बारे में बात करने के लिए अपने घर पे लाए हैं। हिना उंगली दिखा के बोलती है पीछे की तरफ देखो और सीसी कैमरे में देखो तुम क्या कर रहे हो। आहान बोलता है आप मुझ पे नजर रख रहे थे। यहाँ हिना कपड़े उतारने लगती है। अरे तुम अचानक कपड़े क्यों उतार रही हो। आहान पूरा शौक हो जाता है। नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, कपड़े उतारना बंद करो और अपनी पैंट पहनो। यहाँ हम देखते हैं दोनों बैठे होते सोफे के ऊपर और यहाँ हिना लैपटॉप चला रही है। तूफान आने के पहले जब मैंने सामान इकट्ठा करना शुरू किया उस टाइम से आप मेरे ऊपर नजर रख रहे हैं और मेरी निगरानी का मुख्य उद्देश्य यहाँ देखना है कि ये क्या सहयोग की कोई से आपका क्या तात्पर्य है। हिना टेबल के ऊपर हाथ रखता है
और आहन शॉक हो जाता है। ये क्या? अरे अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ मुझे सिखाए जनरेटर का उपयोग कैसे करे। यहाँ आहन उसको जनरेटर चलाना सिखाती है। बस इतना ही समझे तो फिर क्या और कुछ है? बस इस तरह से टाइमर पे लगाए और आपको गर्म पानी मिल जाएगा। पर एक चीज का ध्यान रखना, जब गर्म पानी मिल जाए तो इसको बंद कर देना। और यहाँ मीट को फ्रीज में रखने से पहले इसका पन्नी निकाल लेना। बस अब घूरो मत, जल्दी से मेरी मदद करो। गैस जलाने से पहले इसका पाइप लगा लेना। देखो मैं कैसे पाइप लगा रहा हूँ, सीख लो तुम। जब अधिक गैस होगी तब बड़ी लोई उठेगी, उसमें और ज्यादा खाना जल्दी बनता है और ज्यादा टेस्टी होता है खाना। देखो चावल पक गया या नहीं, हरी बत्ती का मतलब है चावल पक गया है। खाना बहुत टेस्टी बना है। खाना को गरम गरम खाना चाहिए, ठंडे होने पे खाना का स्वाद नहीं रहता है। बाकी में खाना बहुत टेस्टी बना है, मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खाना खत्म करने के बाद मैं चला जाऊंगा। ये क्या, खाना खाते समय सो जाना? फिर हम देखते हैं हानपिंग उसको उठा के बेड पे सुला देती है। फिर हानपिंग जाने लगता है और जाता है बोलता है कि ये एक बच्चे के जैसा जन्म जैसा है। फिर सीन चेंज हो जाता है। इतने सुबह सुबह कौन है? फिर हम ओयोन को देखते हैं। आपको क्या हुआ, इतने सुबह सुबह क्या कर रहे हो और इतना सारा सामान क्यों है यहाँ पे? ओयोन बोलता है आपको कुछ चाहिए क्या? क्या आप मुझे फिर से चलाना सिखा सकते हैं? मैं ये मशीन चलाना भूल गया हूँ, मुझे फिर से सिखा दो। फिर आहन उसको मशीन चलाना सिखाती है। मेरी उम्मीद से तुम सीख गए हो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम, कपड़े क्यों उठा रही हो? इसको पहनो अभी क्या अभी। अब चलो अब खाना बनाना सीख लो। अरे ये क्या, इसने तो खाना में आग लगा दिया। आप मेरे घर में मुझे रोज सिखाने के लिए आ सकते हो। आपके खाना बनाने में अभी बहुत सुधार हुआ है, धीरे धीरे पूरा सीख जाओगे। हाँ बाकी में खाना बहुत टेस्टी हुआ है, अब तुम खाना खाने के लायक बना सकते हो। हाँ देखो मैंने फिर भी बहुत अच्छा खाना बनाया है। सीन को चेंज कर दिया जाता है। अरे ये क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है? हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे दंगा क्यों हो रहा है इतना। सब लोग खाना के लिए लड़ रहे हैं, सब लोग गन लेके बाहर आ गए हैं, सब दंगा कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अब क्या होगा यहाँ का हालत? तुम लोग हमारा खाना वापिस करो अभी के अभी, तुम लोगों ने हमें लूट लिया है। इधर हम देखते हैं एक आदमी को दूसरे आदमी ने मुक्का मारा और वो मुंह के बल नीचे गिरा। यहाँ पे देखते हैं जो आ गया और माइक ऑन करके बोलता है सब लोग चुप हो जाओ, तुम लोग ऐसे खाना के लिए क्यों लड़ रहे हो? तुम लोग ऐसे करोगे तो तुम लोग मर जाओगे एक दूसरे को मारते मारते। जो तुमने ही बोला था हम लोगों को खाना दान करने के लिए, अब हमने दान कर दिया तो हमें रोज का एक एक मैगी मिलता है और कुछ नहीं मिलता है हमें, हम तो ऐसे भूखा ही मर जाएंगे। पूरा पब्लिक गुस्से में आ जाता है, सब चिल्लाने लगते हैं जोजो के ऊपर, तुम सब चुप करो। फिर जोजो एक ब्रेड को उठा के हाथ से मसल देता है और बोलता है ये देखो यही होगा खाना का हालत, तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम्हारा गुंडागर्दी नहीं चलेगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुमने हमको उल्लू बना के हमसे खाना छीना है। उस भीड़ के अंदर हम ली को देखते हैं। फिर फोन करके आहन को मैसेज करने लगता है हेलो ब्रदर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बच के रहना, लोग दंगे पे उतर आए हैं। अरे भाई ये क्या हो रहा है? फिर आहन बाहर जाके खिड़की की तरफ देखता है, फिर दरवाजा का कुंडी लगा के खिड़की की तरफ से पर्दा हटा के देखता है ये क्या, इतने सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये इस बार में तीसरा बॉम्ब ब्लास्ट है। फिर आहन कमरे के अंदर जाके 2 गैस सिलेंडर और एक वायर और कुछ जरूरत के सामान लेके दरवाजे के पास आता है। टेप की मदद से वायर को छिलके दरवाजे के साथ चिपका देता है, शायद इससे काम बन जाना चाहिए। अच्छा हुआ मैंने पहले से ही 2 गन रख दिए थे। फिर आहन खिड़की की तरफ जाके अपना फोन का टॉर्च जला के बाहर की तरफ देखने लगता है। अरे ये क्या, इन लोगों ने पूरे शहर में हंगामा मचा दिया और पूरा शहर का बिजली का तार भी काट दिया। फिर हम देखते हैं आहन जाके इंजन ऑयल लेके आता है और इंजन के अंदर डालने लगता है, जनरेटर को चालू करने लगता है। फिर सीन को चेंज कर दिया जाता है। हमें यहाँ पे जूना को देखते हैं जो कब नूडल्स खाता है, उसके साथ एक आदमी को देखते हैं हम जो सिगरेट पी के सिगरेट का ढेर लगा देता है। आपके गालों में कुछ लगा हुआ है, लाइए मैं हटा देता हूँ। फिर हाथ को गाल के पास लाके हटाने लगता है। उसी टाइम दरवाजे से आवाज आता है और उठ के दरवाजे के पास जाने लगता है और अचानक उसके चेहरे पे पत्थर आके लगता है। अरे कौन हो तुम लोग, क्या कर रहे हो वहाँ पे दरवाजे के बाहर, तुम लोग क्या कर रहे हो, पत्थर क्यों मार रहे हो? धीरे धीरे दरवाजे के पास जाने लगता है। फिर जोना बोलती है रुको मत जाओ उधर, उधर खतरा हो सकता है। फिर सीन को चेंज कर दिया जाता है। फिर हम आहन को देखते हैं जो दरवाजे के पास जाके वायर में चेक करता है कि करंट आ रहा है या नहीं। जब आहन वायर में टेस्टर लगाता है उस टाइम उसमें आग जल जाती है। अरे ये क्या, इसमें तो आग लग गया। फिर अचानक दरवाजे के बाहर से आवाज आता है दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। आहन भागते हुए दरवाजे के बाहर जाके सेहत से देखता है बाहर कौन है। ये क्या, ये तो ओयोन है, ये क्या कर रहा है बाहर? ओयोन अब तुम क्या कर रहे हो, दरवाजा खोलो। यहाँ मुझे कुछ पता चला है, यहाँ मालिक लोग दरवाजे के पास आके सब कुछ लूट के ले जा रहे हैं, अब जल्दी से वापस चले जाए, आपके दरवाजा नहीं खुल रहा है। ओइना फिर भी दरवाजे को पीटता है, बोलता है खोलो ना, क्या कर रहे हो, खोलो। फिर ओइना दरवाजे के बैठ जाती है और ठंड से कांपने लगती है। बाहर से आवाज आती है और बोलता है 18 मंजिल पे कितने लोग हैं? हाँ किसे परवाह है,
बस इस गेट को तोड़ दो। ऐसा लगता है कि अभी तक इस मंजिल पे कोई भी नहीं गया है। चलो साथियों, फिर हम दोनों इन भिखारियों को अंदर ले जाएं। हाँ हाँ, मुझे लगता है कि ये दोनों अंदर है। फिर वो दोनों मालिक ओयोन के दरवाजे के बाहर आके बोलता है, हम लोग संसाधन के लोग हैं, दरवाजा खोलो। क्या घर पर कोई है? आहान उसके मुंह पे हाथ लगा के बोलता है, चुप रहो, वो लोग सुन लेंगे। डर के मारे चिल्ला रहा था। आहान ने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। चुप रहो, बाहर कोई है, चिल्लाओ मत। ये दरवाजा इतना मजबूत क्यों है? मैं तो उसका हैंडल भी तोड़ नहीं सकता। अरे भाई, घर में कोई है? भाई, क्या पहले हम बगल वाले दरवाजों को तोड़े? पहले इस दरवाजे पे एक चिन्ह लगाओ जिससे तोड़ने में आसानी हो। फिर आहान ने दरवाजा खोला। बाहर जो आदमी था वो बोला, अच्छा हुआ आपने दरवाजा खोल दिया, हम दरवाजे तोड़ने वाले थे, हमें पता नहीं था कि घर पे कोई है या नहीं। अरे क्या आप ठीक हैं? मुझे डर था कि उन्हें किसी का घर का पता ना चले। अब ऐसा लगता है कि वो लोग अब चले गए हैं। फिर आहान ओयोन से बोलती है, अगर एक बार ये ठीक हो जाए फिर मैं इसको दरवाजे के साथ अच्छे से लगा दूंगा। फिर वो दरवाजे खोलने आएंगे तो मैं उनको बिजली के झटके से मार डालूंगा। फिर हम देखते हैं आहान दरवाजे की कुंडी पे बिजली का तार लगाती है। पता नहीं इसको लगाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। अगर मैंने इसको अच्छे से लगा लिया एक बार, फिर इसको जो भी छुएगा वो करंट का झटका जरूर खाएगा, कुछ भी हो जाए। हमें बहुत जल्दी काम करना होगा वरना हमारे ऊपर खतरा कभी भी आ सकता है। ओयोन बोलती है, अगर हम इसके वोल्टेज को कम करेंगे तो ये सही से चलने लगेगा। आहान बोलता है, क्या आप इसको ठीक कर सकते हैं? फिर आहान कुंडी के साथ वायर को जोड़ के फिर टेस्टर चेक करता है। हाँ, अब काम बन गया है। फिर आहान बोलता है, जल्दी से मुझे बताओ तुम्हें किस चीज का जरूरत है, मैं तुम्हें किस चीज में मदद कर सकता हूँ, मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ। फिर वायर को अच्छे से लगा देता है। इधर ओयोन बैग से सामान निकालने लगता है। आहान बोलता है, अरे मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो ना? ओयोन बोलती है, दुष्ट राजा की सच्ची आंख यहीं रहेगी। आहान बोलता है, क्या कहा आपने? आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आहान बोलता है, अभी अपने घर जाओ। फिर हम देखते हैं आहान अचानक नीचे गिर गया, सामान के ऊपर और सामान इधर उधर फैल गया। अरे नहीं। फिर हम देखते हैं आहान के दोनों हाथों से पिंक रोशनी निकलता है। अरे नहीं, मेरी कॉफी टेबल, ये कैसे हो गया? ये टेबल पिघल क्यों गया? आहान टेबल को ठीक करने लगता है, फिर भी वो ठीक नहीं होता है, वो और ज्यादा पिघल जाता है। एक बैगनी रोशनी के कारण क्या एक टेबल पिघल गई? यहाँ तक कि टूल बॉक्स भी पूरा पिघल गया, उसके अंदर का जितना भी सामान है सब पिघल गया। अरे मेरा हथौड़ा भी पिघल गया। ये बैगनी रोशनी, ये तो किसी वस्तु को भी पिघल सकता है। आहान ओयोन का सामने होता है। अरे मैं तो भूल गया था कि मेरे साथ और कोई भी है। ओयोन बोलती है, क्या दुष्ट राजा से चुना गया कोई दूत भी है? आहान बोलता है, मैं भी बस दुष्ट राजा चुना गया अधिनिष्ठ हूँ, इसलिए कभी कभी कुछ घटना हो जाती है मेरे से, मैं अपने शक्तियों का कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। आहान बोलता है, इस लड़की का दिमाग अजीब है, लगता है मैं इसको उल्लू बना सकता हूँ। ओयोन बोलती है, साथी दूत के रूप में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपका अपार्टमेंट जहाँ पे आप साझा करते हैं साझा किया जाना चाहिए। आहान बोलता है, अपार्टमेंट साझा करना? हाँ, एक लड़की कैसे रह सकती है? फिर ओयोन अपने घर जाने लगती है। फिर ओयोन ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। आहान डर गया, अरे ये क्या, इसने क्या किया? अगर ये टूट जाता तो मुझे फिर से बनाना पड़ता। फिर आहान अपने कुल्हाड़ी को लेके यहाँ आहान छोटे जेनेटर के पास आके बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। अरे मैं अभी तक सहमत नहीं हूँ, क्या तुम सच में सोचते हो ये दुष्ट राजा का अड्डा है? यहाँ भूल जाओ, उसे छोड़ दो। फिर अपने हाथों में कुल्हाड़ी को उठा के बोलता है, लेकिन अब उस बेगनी रोशनी का क्या मतलब है? क्या ये चीजों को नरम बना सकता है? ऐसा लगता है मेरे पास जो लाइटें हैं वे 2 से अधिक प्रकार के हैं। मैंने अभी तक बहुत सारी रोशनी की खोज नहीं की। बेगनी रंग की रोशनी जब दिखाई दी जब मैं लगभग जब फिसला और कॉफी टेबल पे गिरा। आइए उस पल की भावना को याद करें जब मैं टेबल से टकराया। फिर हम देखते हैं दोनों हाथों में तार को लेके प्रयोग करने लगा। उस टाइम बेगनी रोशनी दोनों हाथों में आ गया। मैंने सोचा था पहले क्या हुआ और बेगनी रोशनी प्रकट हो गया। क्या ये बेगनी रोशनी तारों को भी प्रभावित कर सकता है? आइए इसको अनेक चीजों में आजमाएं। फिर आहान रसोई में जाके एक चाकू उठा के उसमें प्रयोग करने लगता है। क्या ये स्टील पे भी काम करता है? अरे ये क्या, ये भी पिघल गया, ये तो जेली जैसे लगता है। मैंने इसको बहुत सारे सामान पे भी आजमाया पर सब जेली की तरह पिघल जाते हैं। मैं जितने देर तक बेगनी रोशनी का किसी सामान पे प्रयोग करता हूँ वो उतनी जल्दी पिघल जाती है, इसके अलावा कोई अन्य परिवर्तन नहीं है। आहान सोचने लगता है ये प्रयोग बहुत ज्यादा बेकार है। क्या हो अगर मैं 2 प्रकार की रोशनी से प्रयोग करता हूँ तो क्या होगा? फिर ग्रीन रोशनी और बेगनी रोशनी को लेके प्रयोग करने लगता है। ये क्या, चाकू ठीक हो गया? आहान पूरा देख के हैरान हो जाता है। इसमें तो मेरा चेहरा भी दिख रहा है, पहले से ज्यादा ठीक हो गया ये तो। फिर धीरे धीरे आहान सब चीजों को ठीक
ठीक करने लगता है। मैं देखता हूँ जब दोनों अलग अलग रोशनी को मिला दिया जाता है तो मैं किसी वस्तु का कठोरता को बदल सकता हूँ। इसके अलावा कठोरता थोड़ी अधिक है, ये बहुत ज्यादा सही है, इससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं, भाई क्या आप हमारे द्वारा चुराए गए सामान को फिर से लौटाना चाहते हैं? ऐसा तो कोई भूत ही कर सकता है, मेरे पास तो अपने लिए भी काफी नहीं है। अगर हम उन्हें सौंपेंगे तो फिर हमें उन महिलाओं और बुरे लोगों के साथ बांटना पड़ेगा, फिर हमें इन बातों को प्राइवेट रखना पड़ेगा। अगर किसी को पता चल जाएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। अरे जल्दी से अपने पीछे देखो, दीवार हिल रही है। अरे ये तो भूत है, ये तो बहुत ज्यादा डरावना है, जल्दी भागो यहाँ से। फिर हम देखते हैं दोनों आदमी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, फिर दोनों आदमी भाग जाते हैं। उन दोनों आदमी बहुत ज्यादा काफी डर गए हैं। ये बहुत ज्यादा काम का चीज है मेरे लिए। ये ग्रीन रोशनी और बेगनी रोशनी को लगाना बहुत ज्यादा मेहनत की काम है। मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, ये सच में बहुत मेहनत की काम है। फिर हम देखते हैं आन एक बड़ा सा हथौड़ा लेके दीवार पे मारता है। हाँ ये मजबूत हो गया है, मैं दीवार की सतह को भी खोद नहीं सकता अब तो। फिर हम देखते हैं वो दो आदमी को, बहुत मालिकों के पास भोजन खत्म हो गया है, मैं बस इन सामानों को जब्त करने में कामयाब हुआ, क्षमा करे। फिर उसके पीछे से आके कोई उसके हाथ को मरोड़ के नीचे फेंक देता है। फिर वो बोलने लगता है, तुमने जो खाना चुराया था उसको कहाँ छुपा के रखा? खाना कौन छुपा रहा है? मैंने जो भी चुराया था सब यहाँ पे है, मुझे छोड़ो, ये सब बंद करो। मैंने अभी अभी तुम्हें 3 बैग लेके जाते हुए देखा, मैंने बहुत अच्छे से देखा, पर तुमने हमें एक ही बैग दिया और 2 बैग कहाँ पे है? ओह बहुत दर्द हो रहा है, आपने कुछ गलत देखा होगा, सच में कसम से मैंने सब सौंप दिया। फिर उसको पकड़ के बहुत मारने लगता है। फिर पीछे से एक आदमी आता है, बोलता है छोड़ो इसको, इतना फाइट मत करो, ये सब अच्छा नहीं है हम लोगों के लिए, क्या आप इसको जाने दे सकते हैं? जो भी बात है हम आपस में निपटा लेंगे, लेकिन ये व्यक्ति भोजन छुपा रहा है जो सबके लिए है, मुझे पता है, ये मामला मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है? मैं मास्टर जियांग की वजह से छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना तुम्हें? मास्टर जियांग उस व्यक्ति को हाथ दे के बोलता है, क्या आप ठीक हैं श्रीमान? हाँ ये आज के लिए मेरा हिस्सा है। श्रीमान जियांग आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे दे देंगे तो आप क्या खाएंगे? आप ये ले ले, मैं आपकी कठिनाइयों को भी समझता हूँ, ये मेरी तरफ से है। वो व्यक्ति खाना को देख के रोने लगता है। अगर जिंदगी में आपको किसी चीज का जरूरत हो तो मैं आपके लिए हूँ, अगर आपको कोई कठिनाई हो रही है तो मुझे बताए। सभी को अपना भोजन लेके वापस चला जाना चाहिए। हाँ ठीक है श्री जियांग। श्री जियांग को भी जल्दी वापस चला जाना चाहिए। चलो जल्दी जल्दी सब लोग अपना राशन लेके घर की तरफ जाओ, बर्फबारी कभी भी हो सकता है। यहाँ बहुत पहले भी हुआ कि लोग राशन की वजह से बहुत ज्यादा दंगे करने लगे थे, हर जगह मार पिटाई खून खराबा होने लगा, लोग गाड़ियों में आग लगाने लगे। बस मैं तो उसे ही बताया कि यदि वो नियम तोड़ता है समूह उसे स्थान नहीं देगा, फिर वो एक लुटेरा अपराधी के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। सब लोग सुन के हैरान हो जाते हैं। आइए इस बात में बात करें कि आपदा समाप्त होने के बाद उसके द्वारा कानून व्यवहार किया जाएगा या नहीं। उससे पहले भी उसे उन मालिकों से बदला लेना होगा जिनसे उसने चोरी की थी। अच्छा तो ऐसा है। फिर हम देखते हैं एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और बोलता है, लेकिन दंगा के इस समूह में भीतर एक नेता होता है जो उसका समाधान निकालते हैं। नायक हर समय मुश्किल समय में ही बाहर आते हैं। हाँ ये बच्चा सलर नहीं है। फिर हम देखते हैं आहान हथौड़ा से खिड़की पे वार करता है। अब पूरे दीवार को मजबूत कर दिया गया है। अब बहुत ज्यादा कठोर हो गया ये तो। मेरे हथौड़ा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अचानक दरवाजे से आवाज आता है। फिर आहान उधर भाग के जाता है। क्या फिर से ये फिर से संसाधन पड़ोसी चोर हो सकते हैं? फिर आहान दरवाजे के पास जाके देखने लगता है, कौन है भाई? आहान यहाँ मैं हूँ। मैंने कुछ दिनों से ये सोचा है, मेरे अंदर आपके लिए जो फीलिंग है मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती हूँ।